चलिए, बाकी आप लोग की जो भी टफ चीजें होती हैं हम उसको आसान करते रहते हैं। अभी हमने लगभग 100 के आसपास मनोवैज्ञानिकों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज भी किए होंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज थी जिसे आप स्वयं से खुद से नहीं कर सकते थे, हकीकत है, भूलते। पर अब हमने इस तरीके से आसान कर दिया है कि आपको हमेशा वो चीजें याद रह जाएंगी। अब आप लोग का जो डिमांड रहता है कि सर कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग उसमें फंसते हैं। सर साथ में एमसीक्यू अभी होगा, पर पहले मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ, और स्टेटमेंट के बाद फिर मैं आप लोग का एमसीक्यू बिल्कुल जोड़ूंगा दोस्त, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट और सेक्शंस हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो सब लोग साथ में अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते चलिए। ठीक है, अब आते हैं सर बुद्धि परीक्षण की विविध परिभाषाएं। तो हाँ जी, इसमें आज के इसमें ना बहुत सारा चीज एक साथ रहेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हमारी आ जाएंगी। एक मिनट, स्टेटमेंट वाला पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद इस वाले को आएंगे। थोड़ा सा रुकिए, ये दूसरा वाला स्लाइड ओपन हो गया है। हाँ जी, आइएगा दोस्तों, जो पढ़े हो उसका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। सब लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? अब कुछ जो नाम एक दो छूट भी गए होंगे वो भी हमारे यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रणाली या उनके जनक। तो नैतिक विकास के जनक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास बोल दिया, जीन पियाजे। नैतिक विकास बोल दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोसामाजिक बोल दिया, एरिक एरिक्सन। सामाजिक अधिगम बोल दिया, अल्बर्ट बंडूरा। ये सब ट्रिक बना बना के याद रखो भाई, सब ट्रिक बना बना के याद रखो ध्यान से। अगर आपको सवाल में संज्ञानात्मक शब्द दिख गया, ये शब्द है इससे पूरा पकड़ लेना, संज्ञानात्मक शब्द दिख गया मतलब जीन पियाजे। ठीक है, ये ट्रिक है भाई। ठीक, अगर आपको नैतिकता वाला शब्द दिख गया, नैतिक हो गया कहीं भी, तो समझ लेना कोहलबर्ग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको सामाजिकता, सामाजिक शब्द दिख जाए या संस्कृति शब्द दिख जाए, ट्रिक है ये, तत्काल ऑप्शन ढूंढना। किसको? लैब बाइगोस की। अगर ऑप्शन में है तो भगवान ब्रह्मा भी आपको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, लैब बाइगोस की। अगर भाषा शब्द दिख जाए, भाषा, तो आपको क्या लेना है? नॉम चॉम्स्की। ये ट्रिक है, नॉम चॉम्स्की। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको सृजनशीलता शब्द दिख जाए, सृजनशील या सृजनशीलता, क्यूरियोसिटी, तो आप तत्काल नाम लेंगे क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो। ठीक है, अगर आपको व्यवहारवाद शब्द दिख जाए तो आपको किसका नाम तत्काल खींच देना है? ऑप्शन से वॉटसन। ये सब मैं ट्रिक बता रहा हूं, और देखो बहुत सोचा समझा ट्रिक है ये, ऐसा नहीं है, यही टाइप के सवाल आते हैं इसलिए आसान बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। और यकीन करो एग्जाम में जब आप बैठोगे आप बोलोगे कि हाँ सर आपने सबसे टफ चीज को आसान बनाया। एग्जाम में सच में उस पर प्रश्न आया, और बहुत से आए। पेपर में बैठोगे उस दिन एहसास होगा। तो व्यवहारवाद कौन दे रहा है भैया? वॉटसन दे रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों को चिंतन शब्द दिख जाए, सवाल के अंदर कहीं भी चिंतन शब्द दिख जाए, तो क्या लेना फिर? तो यहाँ पर आप लोग रॉस का नाम ले लेना। किसका नाम ले लेना? रॉस का नाम ले लेना। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको सामाजिक अधिगम शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? सामाजिक अधिगम या अनुकरण, सामाजिक अधिगम या अनुकरण, तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम ले लेना। और अगर बंडूरा ना याद होता हो तो किसी दोस्त का नाम बंडूरा रख दो। ठीक है, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे प्यारे साथियों आपको कहना चाहिए कि व्यवहारवाद तो हो गया, हाँ, अगर अधिगम के मूल सिद्धांत के रूप में दिख जाए, अधिगम ये शब्द अगर आपको दिख रहा है, तो आपको किसका नाम याद रखना है? थॉरडाइक का। अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? थॉरडाइक ने दिया है। व्यवहारवाद का वॉटसन ने दिया है। ठीक है, तो ये सब नाम है। ऐसे ही अगर आप लोग को अनुबंध शब्द दिख जाए, सवाल में अनुबंध दिख जाए, तो दो ही नाम हो सकता है,
या तो इवान पावलोव ने अनुबंध के सिद्धांत दिए थे, या तो आपका स्किनर ने अनुबंध का सिद्धांत दिया था। समझ में आ रहा है बने? क्लियर हो रहा है? ऐसे ही पुनर्बलन शब्द दिख जाए तो मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया हुआ है, पुनर्बलन अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो सर दो ही आंसर हो सकता है, या तो हमारा स्किनर हो सकता है सर, या तो हमारा सीएल हल हो सकता है, क्योंकि पुनर्बलन का विचार स्किनर ने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब कुछ हम लोग फैक्ट्स के ऊपर आते हैं और जल्दी जल्दी से सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों। तो भैया मनोलैंगिक विकास, पिछले कक्षा को अगर आपने बढ़िया से समझा है, जाना है, तो आपको ये पूरी बातें एकदम कंठस्थता के साथ याद आ रही होंगी कि अगर मनोलैंगिक विकास बोलेगा तो किसको ले लेना? सिगमंड फ्राइड। समय नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये आपको ऑलरेडी याद है। चलो मैं इसको छुपा दे रहा हूं, इधर से आप बताते जाओ। सर भाषा विकास, तत्काल आंसर दीजिए सब लोग। भाषा विकास के प्रवर्तक कौन? नॉम चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। मनोसंज्ञानात्मक विकास, मनोसंज्ञानात्मक विकास एरिक एरिक्सन, या मनोसामाजिक विकास भी बोल देगा तो एरिक एरिक्सन ही लेना। क्या लेना? एरिक एरिक्सन ही लेना। ठीक है, फिर अगर बोला जाए विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। लैमार्क क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे। लैमार्क जो थे वो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक्चुअल में उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया था। उत्परिवर्तित गुणों का सिद्धांत। जो म्यूटेशन होता है ना, जैसे हम लोग सफेद और लाल रंग के गुलाब को मिलाते हैं तो पीला गुलाब आ जाता है, पिंक गुलाब आ जाता है, तो ये क्या है? उत्परिवर्तित हो रहा है। अलग अलग ब्रीड के जंतुओं में क्रॉसिंग करा के जर्सी गाय पैदा होती है, ये उत्परिवर्तित है, म्यूटेशन है। तो वो किसने दिया? लैमार्क ने दिया। लैमार्क के साथ साथ आप लोग बायोलॉजिस्ट में 5-6 नाम याद रख लो। मैं आप लोग को यहाँ पे वंशानुक्रम से संबंधित सारे मनोवैज्ञानिकों का एक साथ नाम याद करा देता हूं, क्योंकि पिछले क्लास में बुद्धि मैंने पढ़ा ही दिया था, सारे वैज्ञानिक देखे थे। ऐसे ही वंशानुक्रम से संबंधित हमारे 4-5 वैज्ञानिक है। पहला है सर वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? अनुवांशिकी का सिद्धांत। ठीक है, पहला सर अनुवांशिकी का सिद्धांत। तो अनुवांशिकी के प्रवर्तक कौन है? बताएंगे क्या कोई? अनुवांशिकी के वास्तविक प्रवर्तक के रूप में आप किसका नाम देखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सर, जॉन ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी का नाम भूल गए क्या? ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल। आजकल ना मैं यूपी टेट या किसी एक पेपर में देखा ग्रेगर नाम लिख दिया था, मेंडल सबको याद रहता है, मेंडल ऑप्शन में नहीं डाला, ग्रेगर डाल के छोड़ दिया। तो ये नाम उसका जॉन ग्रेगर मेंडल है। तो कुछ भी ले सकता है, तैयार रहना, परेशान मत हो जाना। ठीक है, इसके अलावा डॉल्टन सिद्धांत, डॉल्टन ने दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था सर? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही सर्वाइव करेगा, वही जिएगा। किसने दिया? डॉल्टन ने दिया था। नहीं, डार्विन ने दिया था, सॉरी, डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट आते हैं सर बीजकोश का सिद्धांत। बीजकोश का सिद्धांत, तो बीजकोश का सिद्धांत याद रखना। बीजकोश का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया नाम में ही आंसर छुपा है। बीजकोश का सिद्धांत बिजमैन ने दिया था। बीजकोश का सिद्धांत किसने दिया? बिजमैन ने दिया। नेक्स्ट आता है सर बायोमेट्री थ्योरी। क्या बोलते हैं सर? बायोमेट्री, बायोमेट्री थ्योरी। बायोमेट्री थ्योरी कौन दे रहा है? गॉल्टन दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना। और उत्परिवर्तित गुणों का सिद्धांत, ये अगर आपसे बोला जाए, या उत्परिवर्तित लक्षणों का सिद्धांत। देखो, उत्परिवर्तित लक्षण बोला जाए तो अलग हो जाता है, और उत्परिवर्तित लक्षण या गुणों का सिद्धांत अगर बोल दिया जाए तो भैया आप इसमें किसका नाम याद रखते हैं? लैमार्क का। तो ये जो मैंने आप लोग को लिखवाया है ना, हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोग का यहां से उठ कर आ जाए। ये 5 वंशानुक्रम से संबंधित मनोवैज्ञानिकों को आपको एकदम कंठस्थ रखना है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, पूरे वंशानुक्रम के सिद्धांत हमारे एक साथ एक पैनल पे तैयार है। ठीक है, होगा 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 मेरे मित्र, होगा। सेशन अभी चलने दीजिए। यही आप लोग के साथ तकलीफ है, कुछ और पढ़ाओ तो कुछ और बोलते हो। एक जगह व्यवस्थित रहो। हम एक एक दिन में इतने इतने घंटे की क्लासेस आप लोग के लिए ले रहे हैं, आप ही लोग के लिए ले रहे हैं ना। पढ़ा रहा हूँ सीडीपी, हिंदी होगा कि नहीं, पर्यावरण आएगा कि नहीं, एसएसटी होगा कि नहीं। अरे मेरे कप्तान पढ़ लेना भाई, ये वाला सब होगा।
विषय में जितने सब्जेक्ट हैं सब तो कराएंगे ही, ठीक है, थोड़ा प्रतीक्षा। आइए अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूं ना भाई, ये ऐसा है कि एग्जाम में आपको सीधा सीधा प्रश्न बनवा के देगा। आइए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बता चुका हूं मैं। एसआर थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक। और एसआर थ्योरी इसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब दिस इज एसआर थ्योरी, ठीक है। और इसी को अगर आरएस थ्योरी बोल दिया गया मेरे दोस्त, तो आरएस थ्योरी बोल दिया जाए। आरएस थ्योरी कौन दे रहा है? स्किनर दिया था। आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया था। और एस ओ आर थ्योरी किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। ये देखो, एस ओ आर थ्योरी किसने दिया है? तो सर रॉबर्ट वुडवर्थ, ठीक है, वहां पर। चलिए, प्रबलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कौन दिया? सीएल हल, क्लार्क, लियोनार्ड हल्ट। सूझ और अंतर्दृष्टि, तत्काल आंसर आना चाहिए, कोहलर ने दिया था, सबको याद है। चलो इधर वालों को मैं हाइड करूंगा, आप लोग आंसर बताओगे। हाँ जी, चलो यहां पर थोड़ा सा दिखाइए स्क्रीन, ठीक। चलो आंसर दो, इधर दिखना नहीं चाहिए। सामाजिक अधिगम कौन दिया? अल्बर्ट बंडूरा। बहुबुद्धि या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत बहुबुद्धि नहीं है, बहुकारक मतलब बहुखंड है। बहुखंड बुद्धि किसने दिया था? जल्दी से बता दो। सर थॉर्नडाइक ने दिया था। और यही बहुबुद्धि सिद्धांत हो जाता तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाता। प्रयोजनवादी विचारधारा, तो भैया प्रयोजनवादी मतलब प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड जॉन डीवी। मानवतावादी उपागम, मानवतावादी उपागम, मानवतावादी शब्द के लिए मैंने आप लोग को बताया, मैंने यहां पर आप लोग को पढ़ा रहा था ना, कि अगर सर मानवतावाद दिख जाए, ये भी ले लो, मानवतावाद दिख जाए, यथार्थवाद दिख जाए, ये अगर सवाल में दिख जाए, मान लेना अब्राहम मैस्लो, क्या मान लेना? अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन में दिखे, रट से आंसर लो, कहानी खत्म करो। अगर अब्राहम मैस्लो नहीं है, तब आप लोग जवाब में कार्ल रोजर्स को ढूंढोगे, और बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इस पे, बारंबार सवाल आते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूं, कि सवाल में ऐसे शब्द दिखे सीधा आंसर मान लेना। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन, भैया इवान पावलोव ने दिया था। अधिगम के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। अधिगम के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। चलो अब अधिगम का नियम आया है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ स्पेशल चीजें मैं आपको बताता हूं, कि सर ये जो अधिगम का सिद्धांत था ना, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक और स्किनर लेते हैं, तो अधिगम का सिद्धांत भी दोस्तों हमने दो भागों में बांटा। अधिगम का सिद्धांत भी हमने दो भागों में बांटा, ठीक है। और वो दो भाग कौन कौन से थे? एक था सर मूल सिद्धांत, ठीक है, इस पे सवाल हमेशा बनता है। एक है सर मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत में हम लोग किसको किसको लेते हैं मेरे भाई? तो मूल सिद्धांत में मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कि जैसे अभी आप लोग तत्पर होकर क्या करोगे? अभ्यास करोगे। तो उस तत्पर होकर अभ्यास करोगे, तभी ना परिणाम दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। यस और नो जी? भाई जो बच्चा आज सो रहा है कि भैया कब आएगा एग्जाम, नहीं आएगा, जब आएगा तब पढ़ लेंगे, तो वो आज के बच्चों से compete नहीं कर पाएगा। क्योंकि बच्चे तत्पर होकर अभ्यास कर रहे हैं, तो तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, ट्रिक बन गया। तत्पर होकर अभ्यास करना है, तो क्या दिखता है? प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत मूल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इनके प्रतिपादक कौन है? तो सर थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सर गौण सिद्धांत। गौण सिद्धांत को आपको कैसे याद रखना है? ट्रिक बता रहा हूं। इससे 5 सिद्धांत आए थे। तो ऐसा समझो कि सर जिस इंसान की मनोवृत्ति, जिस इंसान की मनोवृत्ति, ठीक है, या इसी को मूल वृत्ति बोल सकते हो, आंशिक क्रिया की है, आधा आधा करके छोड़ रहा है, आंशिक क्रिया की है, मतलब कोई भी काम को पूरा नहीं कर रहा है। सर सीढ़ी भी पढ़ने गया, हिंदी पढ़ने लग गया, हिंदी पढ़ रहा था, अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा गणित पढ़ लेता हूँ, और कोई भी सिलेबस खत्म नहीं किया। बेहतर ये होता ना कि भैया आप 5 सिलेबस में 3 ही कर लेते, पर कंठस्थ कर लेते, पूरे चैप्टर 20 चैप्टर है तो 10 ही करते, पर अच्छे से करते, क्योंकि आप सबको आंशिक आंशिक करके छोड़ रहे हो। थोड़ा इंजीनियरिंग कर लूं, थोड़ा डॉक्टरी कर लूं, थोड़ा गाड़ी चला लूं, थोड़ा घूम लूं, थोड़ा पढ़ लूं, बेकार हो जाओगे। तो जिस इंसान की मूल वृत्ति आंशिक क्रिया की होती है, उसका जो आत्मविश्वास होता है, ठीक है, वो आत्मविश्वास समय के साथ क्या होता है? घटते जाता है, ठीक है। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस घटते जाएगा, आत्मविश्वास घटते जाएगा। मूल वृत्ति, जिस इंसान की मनोवृत्ति
अरे नहीं, इंसान था ना, ठीक है। तो इंसान मतलब व्यक्ति, जिस इंसान का मतलब व्यक्ति का मनोवृत्ति या मूल वृत्ति आंशिक क्रिया करने का है, तो उसका आत्मविश्वास समय के साथ घटते जाएगा, और उसके जो साहचर्य हैं, साथी संबंधी हैं, वो क्या होंगे, साहचर्य प्रतिस्थापित हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो साहचर्य प्रतिस्थापन बोल सकते हो। ये है सर आपके गौण नियम। 5 प्रकार के गौण नियम दिए, 3 प्रकार के मूल नियम दिए। 3 प्रकार के मूल नियम हाईली इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। थॉरडाइक के 5 गौण नियम, 3 मूल नियम, ठीक है। अधिगम का सिद्धांत मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। निरर्थक शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया, एरविंग हॉस। एरविंग हॉस ने एक और रचना दी थी, चलिए सब लोग बता दीजिए एरविंग हॉस ने कौन सी रचना दी थी। लास्ट आपने उसमें पढ़ा भी था, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ। चलिए, एरविंग हॉस ने कौन सी रचना की थी, बहुत सुंदर, अधिगम मनोविज्ञान, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान, पक्का। अब तुम लोग बोल रहे हो भाई तुम ही जानो। टीएटी टेस्ट किसने दिया, मॉर्गन मुरे, ये मुरे है, ठीक है। बाल अंतर्बोध बैलक ने दिया, कथानक बोध मॉर्गन मुरे ने दिया, और प्रासंगिक अंतर्बोध भी मॉर्गन मुरे ने दिया था। एस वार्थविरी, रॉबर्ट वुडवर्थ याद रह जाएगा। मनोविश्लेषण शब्द नाम आया, विश्लेषण सिगमंड फ्रायड। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन ने दिया, कॉल सैनिक ने दिया। तो ये याद रखना, शरीर रचना सिद्धांत में शेल्डन का नाम याद रखना, ठीक है। ये पूरे लगभग आपको याद ही थे। अब आते हैं सर कुछ कुछ विधि हैं और उनकी या प्रणाली है, उनके प्रणेता कौन है। तो सर सारा ट्रिक मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, एक जगह पे बता दे रहा हूँ। तो पहला आएगा सर मनोविश्लेषण विधि, किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। विश्लेषण शब्द आया मतलब सिगमंड फ्रायड। प्रश्नोत्तरी विधि, सर प्रश्नोत्तरी विधि के प्रवर्तक कौन है, सर सुकरात। जो हमारा प्रश्नोत्तरी विधि है उसके प्रवर्तक कौन है, सुकरात। पर्यटन विधि, भैया पर्यटन विधि की बात हो रही है, तो पर्यटन, प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी, प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी। मॉन्टेसरी विधि जो बच्चों के लिए मतलब शैशवावस्था वाले बच्चे, 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए काम करती है, किंडरगार्टन मॉन्टेसरी विधि। इसके मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी, पूछ चुका है ये सवाल, ठीक है। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के बारे में आप सब लोग को याद है, किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन जी, तो सर फ्रोवेल। खेल प्रणाली बोला जाए तो फ्रोवेल, खेल विधि बोला जाए तो केओल, हेनरी क्रेओल, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली किल पैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, जॉन डीवी। ब्रेल विधि जिससे जन्मांध बच्चे या आंखों से ना देख पाने वाले बच्चे पढ़ पाते हैं, लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी। 2024 टेट का क्वेश्चन रह चुका है, 8वां नंबर। बुनियादी शिक्षा प्रणाली, शिक्षक भर्ती 2023 का प्रश्न है और एमपी टेट में भी आ चुका है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम लोग खोज विधि या अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, खोज या अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। तो भैया बात खोज की हो गई, अन्वेषण की होगी। मैंने बोला था वैज्ञानिक विधि भी बोल सकते हो ह्यूरिस्टिक विधि को। तो वैज्ञानिक कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, तो उनके नाम पे हमने नाम याद रख लिया, आर्मस्ट्रांग, ठीक है सर। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि किसने दिया, हेलेन हिस्टले ने दिया था। किसने दिया था, हेलेन हिस्टले ने दिया था। सर आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि में मेरे ख्याल से वॉशवर्ग नहीं थे, शायद इसमें अरस्तु थे, तो इसको थोड़ा सा डाउटफुल रखिएगा। बिनेटिका, भैया वन में जाना है, वन में जाना है तो वन को हम हर्बल बोलते हैं, तो हर्बर्ट का नाम याद रख लो, ठीक है। आगमनात्मक निगमनात्मक के प्रणेता कौन है जी, एक बार बता दो तो, अरस्तु है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अरस्तु है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, और ये जितना भी मैं करा रहा हूं ना, आप यकीन कीजिए कि एग्जाम में यही यही बनेगा। आपका सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। डेक्रोली विधि किसने दिया, तो नाम में ही डेक्रोली है, तो नाम आंसर हो गया डेक्रोली। संवाद विधि मतलब इंटरव्यू कौन दे रहा है, प्लेटो। तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात,
तीनों का नाम आ गया। प्रश्नोत्तरी विधि बोला जाए, पहले संवाद विधि बोला जाए तो प्लेटो, प्रश्नोत्तरी विधि बोला जाए, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो वो है सुकरात, आगमनात्मक निगमनात्मक विधि बोला जाए अरस्तु। याद रहेगा। तो ये जो महान दार्शनिक थे दुनिया के, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, उनका भी नाम आप लोग सीडीपी में यूज कर रहे हो। ठीक। शब्द साहचर्य विधि 100 शब्दों तक युंग ने दिया है। युंग ने ही पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि भैया पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है ना, ठीक है, हालांकि वो व्यक्तित्व देवरी वो अलग पढ़े हो, ये व्यक्तित्व में जैसे आप लोग इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये जो आप पढ़ते हो ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये जो हम 3 टाइप के मनुष्य के बारे में पढ़ते बोलते हैं ना, वो बड़ा इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, बढ़ चढ़ के बोलता है या बोलती है, और एक तीसरा है जो बीच में है, जिसको हम लोग एम्बीवर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पर्सनालिटी का जो वर्णन है, व्यक्तित्व का वर्णन है, वो किसने किया है? युंग ने किया है। युंग पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं आप लोग को एडिशनल फैक्ट भी बताते चल रहा हूँ। सारी चीजें मैंने आपके साथ, एक जो कॉम्पैक्ट नोट्स होता है वो तो मैंने दे ही रखा है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अपलोड भी करा दिया जाएगा। तो सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लो, जीत फाउंडेशन क्लासेस के। बेहतर सटीक रणनीति से पढ़ना है हर कठिन चीज, चाहे वो गणित में हो, विज्ञान में हो, सीडीपी में हो। सर हम अपने क्वालिटी एजुकेशन और रिकॉर्ड रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, ईमानदार मेहनत के लिए। तो आप एप्लीकेशन से जुड़ के पढ़ाई में लग जाइएगा, इधर उधर समय व्यर्थ मत कीजिएगा, क्यों पड़े हो चक्कर में वाला हाल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बोला जाए शब्द साहचर्य विधि 75 शब्दों का किसने दिया? गॉल्टन ने। गॉल्टन एक और चीज के लिए फेमस थे, अभी बताओ, मैंने बताया था सर वंशानुक्रम से संबंधित है। इन्होंने बायोमेट्रिक थ्योरी दी थी, बायोमेट्रिक सिद्धांत, मतलब जैसे माता पिता वैसा संतान, है ना, हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं शारीरिक रूप से भी, कई बार हमारा नेचर भी वैसे ही होता है ना जी। इसलिए राजा के उस राज्य पर शासन करने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में राजा का ही पुत्र देखा जाता था, क्योंकि ये माना जाता था बायोमेट्रिक सिद्धांत के अनुसार कि राजा अगर योग्य है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पुत्र भी योग्य होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सर अभिप्रेरणा सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। अभिप्रेरणा मतलब आप देखो, आप मैं एक एक सेक्शन के ऊपर काम करने वाला हूं। एक एक सेक्शन का मतलब क्या है कि सर जैसे मैंने बुद्धि के सारे सिद्धांत आपको एक साथ एक जगह पढ़ा दिए, मैंने आप लोग को वंशानुक्रम के सारे सिद्धांत, आपको अधिगम के सारे सिद्धांत एक साथ पढ़ा दिए, आपके वंशानुक्रम के देखो सारे सिद्धांत हमने अभी एक साथ पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैं अब आप लोग को क्या करने वाला हूं, अधिगम आ जाए, आपके अभिप्रेरणा आ जाए, जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उन सारे मनोवैज्ञानिकों का मैं एक साथ एक जगह कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर करना चाहता है वो बड़ा मेहनत करता है, किताबों से रिसर्च कर करके चीज़ों को छांटता है कि अधिगम वाले सारे एक साथ रहें, अभिप्रेरणा वाले एक साथ रहें, व्यक्तित्व वाले सारे एक साथ रहें, बुद्धि वाले एक साथ रहें, तो बच्चे को ना बाद में रिवीजन करने में आसानी होती है। तो दोस्तों वो आपका काम हमने कर दिया है, हमने उसके लिए पूरा का पूरा अरेंज कर दिया है चीज़ों को, और ये पूरी की पूरी चीज़ें अरेंज बहुत समय लेके मैंने की हुई हैं, तो आप इसका बस फायदा उठाइए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में हम लोग 5 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, हमेशा के लिए इनको याद रख लेना। आपका काम एकदम सरल कर दिया गया है। पहला है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नाम मैंने छुपा दिया है, आप जवाब दे दो, सिगमंड फ्रायड। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, मांग एवं पूर्ति, अध्यात्म, स्व यथार्थीवादी, मानवतावादी, अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, मां से मूल प्रवृत्ति, मां से मैकडूगल, 14 प्रकार की। ठीक है, मैकडूगल आ जाएगा। अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सीएल हल। अरे रॉकेट चालक का सिद्धांत, परिवार का मुखिया। प्रणोद का मतलब होता है रॉकेट, तो परिवार का रॉकेट कौन है? मुखिया, मतलब क्लार्क लियोनार्ड हल। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत, इसको याद रख लेना, एक एक्स्ट्रा, विक्टर ब्रूम। क्या है? विक्टर ब्रूम, आजकल ये खूब पूछा जा रहा है। तो सारे अभिप्रेरणा के सारे मनोवैज्ञानिक एक साथ आ गए। तो आपसे एक सवाल ऐसा बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? उसमें ऑप्शन डाल देगा अब्राहम मैस्लो, उसमें ऑप्शन डाल देगा सिगमंड फ्रायड, उसमें डाल देगा आपका सीएल हल, और उसमें डाल देगा आपका विलियम जेम्स। तो भैया अभिप्रेरणा शब्द आते ही दिमाग में 5 नाम भन-भना के आने चाहिए, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, सीएल हल और विक्टर ब्रूम। ये 5 मनोवैज्ञानिक
मोटिवेशन अभिप्रेरणा से संबंधित है। याद रह जाएगा, आपका पूरा काम हमने कर दिया है आसान। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन से जुड़िए, क्लासेस से, और सिलेक्शन इंश्योर करिए, बस इतना ही कहेंगे। क्यों इधर उधर फंसोगे यार, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें जा रही हैं। अब मैंने बताया बुद्धि का सिद्धांत, हालांकि मैंने बुद्धि के सारे सिद्धांत यहाँ पर आप लोगों को पहले भी लिखवाए हुए रहे थे, शायद आपको याद आ रहा हो। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण वाले हैं। ये कौन है ये लोग, तो ये लोग सर बुद्धि परीक्षण वाले थे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। और फिर मैंने आप लोग को अगले स्टेप पे बुद्धि के सारे सिद्धांत भी लिखा दिए थे। बुद्धि परीक्षण में इतने सारे लोग थे, याद आ रहा है। फिर ये पूरे बुद्धि के सिद्धांत वाले लोग थे। तो चलिए, सब आपने पढ़ा हुआ है, शॉर्ट रिवीजन भी हम कर लेते हैं। और मेरे क्लास का हमेशा फॉर्मेशन ये रहता है ना सर, कि मैं कल के क्लास में क्या पढ़ाऊंगा उसकी मैं तैयारी आज करूंगा, और जैसे ही क्लास खत्म होता है मैं लास्ट में रिवीजन भी कराता हूँ। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा। और जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है पुराना रिवीजन होता है, फिर नया जोड़ते हैं, लास्ट में उसका भी रिवीजन करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कितना पढ़ोगे वो मायने नहीं है, कितनी बार रिवीजन करोगे वो मायने है। एक वाक्य मैं हमेशा बच्चों को शेयर करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी लगता है। मध्य प्रदेश व्याख्याता वर्ग 1 का पेपर था। व्याख्याता मतलब राजपत्रित अधिकारी। एग्जाम 2 दिन बाद था। 2 दिन पहले एक बालक मुझे फोन किया। बालक क्या बात, आप लोग तो मुझसे उम्र में बड़े रहते हो। एक स्टूडेंट का फोन आया, मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। क्योंकि देखो, जो रैंक 1 आने वाला होता है ना एग्जाम में, उसकी भी हालत खराब रहती है जब 2 दिन बाद पेपर रहता है। डर लगे रहता है। डरता वही है जो पढ़ा रहता है। उसने फोन लगाया, बहुत से बच्चों का फोन आ रहा था, उसमें एक फोन ये भी आया। क्योंकि बच्चे एग्जाम टाइम में थोड़ा सा रहते हैं ना, सर कुछ ट्रिक बता दो, कैसे अपने को कूल एंड काम रखें। ये लड़का पहली बार मैंने दुनिया में अलग देखा। बोलता है सर, मैं इस नाम से बोल रहा हूँ और मुझे पता है मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं बोला कि ये कौन सा लड़का है, सेटिंग वोटिंग कर लिया है क्या? मैं बोला कि इतना आत्मविश्वास कैसे? बोलता है सर, मैंने आपके नोट्स को 35 बार 25 बार ऐसा रिवीजन किया है, तो मैं जानता हूँ पेपर कुछ भी आ जाए, हर हाल में मेरा सिलेक्शन होगा। आप यकीन करेंगे सर, टॉप 10 में उसने सीट निकाली। और 2 दिन पहले उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो उसी दिन विजेता बन गया। MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखे हो? धोनी की रांची टीम जब हारती है युवराज सिंह की टीम से, वो बोलता है टीम तो हमारी रात को ही हार गई थी जब युवराज सिंह सामने से गुजरा था। तो खेल है कॉन्फिडेंस का, खेल है रिवीजन का। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कुछ मैटर करता है। और हम उस चीज पे आपको गाइड करेंगे, हमारा वो काम ही है। ठीक है, चलिए। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो भैया बी ने, टर्मन और स्टर्न ने। अब टर्मन और स्टर्न किस लिए जाने जाते हैं जी? बुद्धि सूत्र के लिए जाने जाते हैं। वैसे एक कल खंड सिद्धांत किसने दिया है? तो बी ने दिया है। अब बुद्धि सूत्र में आप किसको किसको लोगे? टर्मन और स्टर्न, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? सबको याद है, स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत भी अगर बोल दे बुद्धि का, त्रिकारक सिद्धांत भी बोल दे, द्विकारक सिद्धांत हो गया, या त्रिकारक सिद्धांत बोल दो, या आप बुद्धि का द्वैत शक्ति सिद्धांत बोल दो, या जी और एस, जनरल और स्पेशल इंटेलिजेंस, तीनों में किसका नाम लेना है? स्पीयरमैन। बहुकारक बुद्धि, थॉर्नडाइक। समूह कारक बुद्धि, थर्स्टन। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, बॉट एंड बर्नर। मैंने बताया था ना, बॉट एंड बर्नर। क्या लेना? पदानुक्रमिक बुद्धि, बॉट एंड बर्नर। तो इसमें बॉट का नाम भी ले लो। ठीक है। बुद्धि संरचना, गिलफोर्ड। त्रिआयामी बुद्धि भी किसने दिया? गिलफोर्ड। तो भैया यहाँ पे मैं त्रिआयामी बुद्धि भी लिख देता हूं। त्रिखंड बोला जाए तो स्पीयरमैन, त्रिआयामी बोला जाए तो गिलफोर्ड, और त्रितंत्रीय बोल दिया जाए तो स्टर्नबर्ग। कंफ्यूज करता है, इसलिए सारे कंफ्यूजन वाले नाम को भी देखिए, मैंने आप लोग के बीच में एकदम अरेंज करवा दिया था। प्रोजेक्ट विधि, संरचनावाद के सारे नाम एक साथ मैंने बता दिए, खेल विधि के सारे नाम एक साथ मैंने बता दिए। तो शुरू से मैं आप लोग को इस तरीके से बताते आ रहा हूं कि भैया इनको ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर इसी पे काम करता है कि आपसे कॉमन कॉमन वालों को पूछ देता है। सामाजिकता में ये 3 नाम याद रखना, सामाजिक विकास लेव बाइगोत्स्की, सामाजिक अधिगम बंडूरा, मनोसामाजिक। ठीक है, या विकास का सामाजिक सिद्धांत लिख दिया जाए तो एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये सब सब सेम सेम साउंड करने वाले हमारे पूरे नाम हैं। इनको मैंने आप लोग को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर करके दिखा दिया था, याद है? चलिए, मतलब जो एक्चुअल साइंटिफिक वे में पढ़ाई होती है ना, वो आपको चीज फाउंडेशन से देखने को मिलेगी। ठीक है। श्रेया गुप्ता जी, इस बार एकदम 110% आपका मैं
टॉपर रैंक पे नाम देखना चाहूंगा। ठीक है, आओ। तरल एवं ठोस बुद्धि, आरबी केटल। आरबी केटल की दूसरी रचना बताओ। रेजिस्टिव एक्सेप्टिव मतलब प्रतिकारक विशेषक। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। कितने चरण में? 9 चरण के सिद्धांत थे। ठीक है, चलिए ये सारा का सारा इन्होंने बहुबुद्धि में ये पूरे दिए। मैंने बताया था 1998 में क्या आया हमारा, प्रकृतिवादी बुद्धि, और 2000 में अध्यात्म या अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, ये पूरे बुद्धि के सिद्धांत का भी एक शॉर्ट रिवीजन हो गया हमारे पास। फर्स्ट टर्म में मैंने बता ही दिया था 7 प्रकार की योग्यता थी, टोटल 13 प्रकार का बताया पर 7 प्रमुख बताया। ठीक, अब आओ प्रमुख योजनाएं। इनके ऊपर भी हमेशा सवाल आता है पेपर में, आप लोगों को पता है। प्रमुख योजना आरटी, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, सीसीई कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, इनके प्रश्न हर हाल में 3 से 4 बनते हैं। और इसीलिए मैंने कूट कथन कारण मिलाकर आप लोग के 150 से ज्यादा क्वेश्चन एनईपी एनसीएफ 200 के आसपास क्वेश्चन मैंने कराए थे, यूट्यूब पर अपलोड भी कराया हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लीज उस एमसीक्यू सीरीज को देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें थ्योरी अटैच कर दिया था। और वो मैंने पहले मतलब जो पहले की क्लासेस थी पुरानी उसमें अपलोड करा दी थी। ठीक है, न्यू बैचेस में वो चले जाएगा, परेशान नहीं होना। तो अब सर प्रमुख शिक्षा योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1986। जितना मैं करा रहा हूं आप भी समझ रहे हैं कि सर यहां से सवाल उठ उठ के आएंगे, तो आप लोग का डिमांड है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर, घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये तो है थोड़ा सा भारत में दिक्कत कि पहली प्रायोरिकता यही होती है ब्याह कर लो। कोई बात नहीं, कई मैं तो ऐसे भी लोग को देखा हूं कि उन्होंने शादी किया है और उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत बेहतर जगह पे पहुंचे हैं। तो जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो वो तो सबसे बड़ा सुख है, नौकरी से भी ज्यादा। ठीक है, पर हाँ लड़कियों को इसलिए थोड़ा दुख लगता है कि कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बच्चे तो राजा बेटा है, 35 साल 40 साल पढ़ते रहते हैं। लड़कियों को थोड़ा सा देश में समझ के चलना रहता है। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया। प्राथमिक विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाना इसका क्या था? उद्देश्य था। फिर दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, यशपाल समिति। यशपाल समिति ने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब दिया? 1992। अच्छा एक बात बताओ, यशपाल समिति से ही एक चीज और रिलेटेड है, कौन? इन्होंने 1992 में बस्ते के बोझ को हल्का करने पे बात किया था, और इसी यशपाल समिति ने समीक्षा की थी किसकी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। तो आपसे पूछा जाए एनसीएफ 2005 किस समिति का मतलब अंग है? तो यशपाल समिति। इसी ने 1992 से काम शुरू किया। ठीक है, और वो 2005 में जाके एनसीएफ 2005 के रूप में मूर्त रूप में सामने आया। ऑपरेशन मिड डे मील, सबने सुना होगा मिड डे मील। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आपको पता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्लस कुपोषण को कम करने के लिए पौष्टिक भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो भारत में पहले ये मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। और ये आपके शिक्षक भर्ती 2023 में छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश में आ चुका है, राजस्थान में आ चुका है, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां नहीं पूछ चुका है। 1995 में कब प्रपोज हुआ था? 1995 में, 1995 में। अभी इस योजना का नाम क्या है पता है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, ये सुपोषण योजना। ठीक है, मिड डे मील प्रधानमंत्री सुपोषण योजना। ये भारत में 1-2 साल के लिए टीवी स्टार बन गई थी हमारी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री स्मृति ईरानी जी। इतने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने कि उनको तत्काल प्रभाव से 5 साल से पहले उनको शिक्षा मंत्रालय से हटाना पड़ गया। ठीक है, 32 लोग तो बच्चे सुसाइड कर लिए। चलिए हटाइए। शिक्षा गारंटी स्कीम कब आया? 1999 में। और इसका थीम क्या था, उद्देश्य क्या था? तो गांव में पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलना। इसलिए आप लोग जब टीचर लोग में भी जाते हो ना, तो आप टीचर में भी देखते हो एक सीधी भर्ती से आए हुए रहते हैं, और एक होते हैं एलबी वाले, है ना, व्याख्याता। नाम के आगे उन लोग व्याख्याता के आगे एलबी लिखेंगे। शिक्षक सहायक शिक्षक एलबी, एलबी मतलब ग्राम पंचायत वाले शिक्षक हैं वो। ठीक है, उनका पे स्केल भी पहले अलग था, हालांकि संविलियन होने के बाद फिर वो एक ही बराबर हो जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व शिक्षा अभियान, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब से चालू हुआ था, और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करना, दाखिला देना। और एनईपी 2020 में तो ये उद्देश्य रखा गया है 100% अटेंडेंस होना चाहिए। तो ऑपरेशन सर्व शिक्षा अभियान कब से चालू हुआ है? बहुत से स्टूडेंट
रिप्लाई कीजिए। फिर एनसीएफ 2005, और मैंने बता दिया था एनसीएफ 2005 यशपाल समिति, यशपाल समिति, ठीक है। तो यशपाल समिति का ये आउटपुट था, और इसमें क्या था, तो सर स्कूली बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये सब कूट वाला प्रश्न बना देगा कि एनसीएफ 2005 में कौन कौन से बिंदु हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर 4 ठो कूट बना देगा, ये कौन कौन से नहीं है। तो याद रख लो, पहला पॉइंट क्या है, बाहरी विज्ञान से जोड़ना, मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, दुनिया के बाहर भी ज्ञान देना है। गणित सिखा रहे तो उसको बाजार व्यवस्था में भी यूज करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा, रटंत प्रणाली को क्या करना, खत्म कर देना, रट के नहीं पढ़ने देना है। तीसरा पॉइंट, चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान करना, मतलब बच्चे के चारों डायरेक्शन में विकास हो, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, शैक्षिक, सब विकास हो। चौथा पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये सवाल हमेशा एक तो प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा कि भैया भारत में एनसीईआरटी जो नियम बनाती है ना, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान बोलते हैं, समिति जिसको बोलते हैं, वो सारे नियम कानून वही बनाती है। तो वो ये बात मानती है कि शिक्षक केंद्रित या विद्यालय केंद्रित शिक्षा का प्रारूप भारत में नहीं है, भारत में शिक्षा का प्रारूप बाल केंद्रित है। मतलब बालक अगर जैसे हैं, शिक्षकों को, विद्यालय प्रशासन को, प्रिंसिपल को, सबको बालकों के अनुसार बदलाव लाना है स्वयं में, ना कि शिक्षक के अनुसार बालक बदलेगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा। फिर पांचवा पॉइंट जो एनसीएफ के अंदर है, बच्चों को सीखने और समझने का आकलन करना, मूल्यांकन करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, है ना। फिर छठवां पॉइंट जो एनसीएफ के अंदर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और शिक्षक की क्या भागीदारी है, तो शिक्षक जो होता है दोस्तों, इसके ऊपर सवाल आता है, मैं बहुत से एमसीक्यू कराते ही रहता हूं, सुविधादाता होता है, सुविधादात्री होता है, मतलब फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। मतलब वो केवल किताबी ज्ञान नहीं बताएगा, बच्चों को सीखना सिखाएगा कि गणित का ये प्रश्न कैसे बनता है वो बताएगा, ना कि ये प्रश्न बना के दिखा दे, ठीक है। तो सुविधादात्री होना चाहिए। ये एनसीएफ की पूरी पॉइंट्स थी, याद रहेगा। फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा टीचर, एमसीक्यू कराऊंगा तो आएगा सब कुछ। अब आइए सर, अभिप्रेरणा के सारे सिद्धांत आपके एक साथ हो गए, हाँ सर हो गए। फिर आपने देख लिया सर कि प्रमुख शिक्षा योजनाएं भी हमारी एक साथ हो गई। फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़े, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत है भाई, ध्यान से देखिए। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में पहले अधिगम के अंदर कौन कौन आएगा, तो पहला आएगा कोहलर। कोहलर, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया सर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, सूक्ष्म सिद्धांत दिया, सूझ का सूक्ष्म सिद्धांत, और कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी से रिवाइज करके बता दो मुझे, गेस्टाल्टवाद, है ना, गेस्टाल्टवाद, ये कोहलर से संबंधित है। कोहलर ने एक किताब लिखी, अच्छा बुक लिस्ट को मैं एक और क्लास में कवर करा दूंगा। कोहलर ने किताब लिखी जिसका नाम रखा मेंटलिटी ऑफ एप्स, 1925 में ये किताब प्रपोज्ड हुई थी। और इसी सिद्धांत को, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, देखो अधिगम के अंदर, ध्यान से सुनना, अधिगम के अंदर जितने मनोवैज्ञानिक आएंगे, शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। बात हो रही है सर अधिगम में, है ना, अधिगम सिद्धांत। इसमें जानवरों के नाम के हिसाब से ना सर, आप लोग ना मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखो। भैया जानवर रहेगा चिंपैंजी, है ना, वनमानुस लिख दे रहा हूं, वनमानुस, चिंपैंजी, इसका नाम भी याद रखना। इस वनमानुस का नाम सुल्तान था। क्या था मेरे भाई, सुल्तान नाम का वनमानुस था। किसने इस पे काम किया, कोहलर ने। और कौन सा सिद्धांत दिया, अधिगम का गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। वहीं पर थॉर्नडाइक और स्किनर ने अधिगम का व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। तो कंफ्यूज करता है, कूट वाला प्रश्न बनाता है। अधिगम अधिगम भी पूरा डिटेल में पढ़े होंगे हम लोग एप्लीकेशन पे, है ना। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। सिमिलरली बिल्ली के ऊपर किसने काम किया, ये सब पूछता है। कुछ आप लोग ना, जैसे देखो अभी प्रेरणा में मैंने 5 मनोवैज्ञानिक बताए, मोटिवेशन में नाम बताएगा कोई, अरे सर अभी नहीं याद आ रहा है। आगे पार्ट पीछे सपाट वाली हमारी नीति रहती है ना जी।
आगे पढ़े पीछे भूले। ठीक है, अभी प्रेरणा में मैंने आपको बताया सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो मांग में पूर्ति सिद्धांत, सीएल हल ने क्या दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत। और कौन आया था, सर विक्टम ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत था। और एक और नाम आप लोग का आपने देखा था। ठीक है, तो 5 नाम हमने अच्छे से उसको याद किया था। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को याद होगा, वेल एंड गुड है। कई बार याद कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ना उल्टा याद करो। आप जानवरों का नाम याद रखोगे, जानवर तो नाम हमेशा याद रखेंगे, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, फिर कोई खरगोश पे काम कर रहा होगा, कोई कबूतर पे काम कर रहा होगा, चूहा और कबूतर। ठीक है, अब आप लोग को मनोवैज्ञानिकों का पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानवरों के नाम से मनोवैज्ञानिकों को याद रखो। तो भैया जानवर में कुत्ता अगर बात कर दिया, इवान पावलोव। और इवान पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर ही काम किया और उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिया। तो शॉर्टकट में मैं पूरे के पूरे सारे सिद्धांतों को एक साथ बताऊंगा, जो अपने आप में एक चैप्टर बन जाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं पहले यहां से रिवीजन करवा देता हूं, फिर वहां से पॉइंट उठाऊंगा आप लोग के लिए। तो ध्यान समझिएगा, कोहलर का सिद्धांत समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट थी, कोहलर की रचनाएं कौन कौन सी थी, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सूक्ष्म सिद्धांत, और आप लोग का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। बुक कौन सी लिखी, तो मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स का मतलब ही याद रखना, चिंपैंजी। ठीक है, तो इसलिए काम किस पे हो रहा है, चिंपैंजी पे हो रहा है। एप्स मतलब प्लेनेट ऑफ एप्स करके एक मूवी भी होगी, आप लोग को चिंपैंजी दिखाया गया, तो वहां से ट्रिक याद रखना। एप्स बोलते नहीं चिंपैंजी को, याद रख लेना। ठीक है, तो भूखा चिंपैंजी था, नाम क्या था उस चिंपैंजी का, सुल्तान। ये सब फैक्ट्स हैं, यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है, कैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो चलो मैं एक सरसरी नजरों में बता देता हूँ कि सर चिंपैंजी को क्या किया था, उसने पिंजरे में बंद कर दिया था और एक ऊंचाई पे उसने केला लटका दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, चिंपैंजी कूद के केला उतार लिया, खा लिया। अब केले की हाइट और बढ़ा दी गई और कमरे में एक डब्बा डाल दिया गया। चिंपैंजी कूद रहा है, केला पकड़ा नहीं रहा है, फिर उसने क्या किया, डब्बे पे चढ़ा और जाके केला प्राप्त कर लिया। फिर केले की हाइट और ऊपर बढ़ा दी गई और ना 2-4 डब्बे डाल दिए गए। अब बेचारा कूद के ट्राई कर रहा है, मिल नहीं रहा है। एक डब्बे पे चढ़ा, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। क्या किया उसने, दिमाग लगाया, डब्बों को एक के ऊपर एक चढ़ाया, उस पर खुद चढ़ा, फिर जाके केला प्राप्त कर लिया। सेम ऐसे ही, अंदर बंद है, बाहर केला रख दिया गया, हाथ से खींच के खा लिया। थोड़ा दूरी बढ़ा दी गई और एक टुक छड़ी डाल दिया गया, तो छड़ी से सरका सरका के, पहले हाथ से खींचा, नहीं मिला, दूर था, छड़ी से खींच के खा लिया। फिर एक काम किया गया, केले की दूरी और बढ़ा दी गई और 2-3 छड़ियों को दे दिया गया, और छड़ी आपस में जुड़ सकती थी। तो एक छड़ी से खींच रहा है, फिर भी नहीं पा रहा है, तो 2-3 छड़ियों को उसने दिमाग लगा के एट द एंड जोड़ा और फिर केला खींचा, खाया। तो इस तरीके से ये सामने आया कि विषम परिस्थितियों में भी हम रास्ते निकाल लेते हैं। यही है अधिगम का सिद्धांत। अधिगम मतलब सीखना। तो चिंपैंजी, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसने ये सब करके दिखाया, इसलिए एक्सपेरिमेंट में केला, 3-4 खाली डब्बे, छड़ी, ये सब आपको दिखेगा। तो मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी शॉर्टली। ठीक है जी, चूहे और कबूतर पे स्किनर ने किया। अभी आएगा ना, सबका एक साथ आएगा, तो मैं सबको एक साथ कराते भी जाऊंगा। आओ मेरे भाई, अब आते हैं सर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अधिगम के अंदर ही पढ़ रहे हैं, देख रो, अधिगम के सिद्धांत में पहला नंबर हमने कोहलर को दे दिया। अब दूसरा नंबर हम किसको दे रहे हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आप खुद बता दो कौन है, इवान पावलोव। कौन है भाई, इवान पावलोव थे। प्रवर्तक कौन है, इवान पावलोव रूस से थे। 1904 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। इनके सिद्धांत में आप लोगों ने पहले ही सब पढ़ लिया है, इसलिए मैं पूरे मनोवैज्ञानिक पहले आपको पढ़ा दिया। आज देखो कितना आसान लग रहा है। पावलोव नाम आते ही आप भड़बड़ा के सारे आंसर दो, तो क्या क्या आ जाएगा, सर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पहला मनोवैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार जीता, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत। 5 सिद्धांत पावलोव से संबंधित, तो वही वही आएगा। सर शास्त्रीय अनुबंध को ही अंग्रेजी में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब अनुबंध, और शास्त्रीय का मतलब क्लासिकल, बोलते हैं ना शास्त्रीय संगीत पसंद है, मतलब क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ठीक है, या अनुबंधित अनुक्रिया पढ़ी चुकी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पावलोव। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन इवान पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इवान पावलोव। इसके अलावा आपने एक और पढ़ दिया था क्या, प्रतिस्थापन सिद्धांत। व्यक्तित्व का प्रतिस्थापन हो जाता है ना, शादी हो रहा है तो प्रतिस्थापन सिद्धांत, ट्रांसफरेबल थ्योरी भी किसने दिया है, इवान पावलोव। तो इसमें तो कम लिखा है, बट अब आपका ज्ञान का स्तर बढ़ चुका है कि आप
खुद से उसमें जोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपने अब सब याद रखा है। और मैंने ऐसा आप लोगों को याद कराया कि अब आप भूले ना भूलोगे। 1-1.5 घंटे के अंदर हमने वो चीज हासिल कर ली जो सबसे बड़ा हेडक था। बोलो मजा आया कि नहीं भाई? आया तो भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन से जुड़ जाओ, और ये रहा आप लोग का क्लास का नंबर। किसी को भी डाउट हो, अगर सच में सिलेक्शन लेना है, ऐसे ही जीत फाउंडेशन के बच्चे रिजल्ट नहीं रिकॉर्ड यूं ही थोड़ी बना रहे हैं, क्योंकि भैया ट्रेनिंग वैसी हो रही है। और अब तो भैया विषयवार भर्ती और ये सारी चीजें होती हैं, तो हम ही एकमात्र है जो अपडेटेड है, क्योंकि हम 3 साल से एमपी और बाकी स्टेट के लिए पढ़ा रहे हैं विषयवार। तो इन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट करके क्लासेस से जुड़ जाना। ये एप्लीकेशन डायरेक्ट डाल के अपलोड करके डाउनलोड करके वहां से जुड़िए, सिलेक्शन लेना है तो। इसने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया जी? कुत्ते के ऊपर। क्या करता था? जैसे कुत्ते में कई घरों में होता है ना, घंटी बजती है, कुत्ता दौड़ते हुए आता है कि मालिक आज खाना देंगे पौष्टिक सा, तो उसकी लार ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती है। कई बार ऐसा होता था, घंटी बजा देता था, कुत्ता दौड़ के आता था, खाना मिलता ही नहीं था। ठीक है, फिर घंटी बजाता था, फिर कुत्ता दौड़ के आया, पता नहीं इस बार मिला ही नहीं। पर हर बार घंटी जब भी बजती थी, कुत्ता एक्साइटेड हो जाता था और उसकी लार ग्रंथियां लार टपकना शुरू किया, आज तो कुछ मालिक पौष्टिक देंगे। तो भोजन से संबंधित नहीं था कुत्ते की लार ग्रंथियों का एक्टिव होना, संबंधित किससे था? घंटी से। क्योंकि कुत्ते के लिए जो भोजन है उसका संबंध किससे है? घंटी से। घंटी बजा मतलब भोजन। जैसे स्कूल में भी रहते हैं, रिसेस की घंटी बजती है, बच्चे अरे पढ़ाई वढ़ाई सब गायब, भगेंगे तुरंत, क्योंकि उनको पता है अब हमारा भाई खाने का समय हो गया है। तो घंटी का संबंध है भोजन से, और वो भोजन के विचार में उससे लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर ये सीटेट और दुनिया भर के एग्जाम में ये सब पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भोजन क्या है? उसकी स्वाभाविक उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस। भाई भोजन हमको भी तो स्टिमुलस होता ही है ना, दिन में 3 बार होता है भोजन की तलाश। और घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपन। भाई घंटी निर्जीव है, इसको खाओगे क्या? तो वो अस्वाभाविक है। बट इन दोनों के ही योग से क्या बनता है? स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब लार ग्रंथियां अपने आप सक्रिय हो जाती थी। और इसी लार ग्रंथियों पे, कुत्ते की लार ग्रंथियों पे एक्सपेरिमेंट करके इवान पावलोव नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इन्होंने वास्तव में बायोलॉजी का नोबेल लिया था, क्योंकि लार ग्रंथियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो बायोलॉजी का इन्होंने नोबेल लिया था। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? साइंस में ये प्रश्न पूछ जाएगा सर, 3 या 4 प्रकार की होती है। पैरोटिड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, ऑक्सिलरी भी बोल सकते हो। इस तरीके से हमारे 3-4 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। और हमारे मुख में भोजन का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में जाने से पहले मुंह में ही चालू हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा मुख के अंदर पाचन कर दी जाती है जब हम खाना चबा रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं खूब चबा के खाना चाहिए, क्योंकि लार ग्रंथियां जितना मिलेंगी भोजन का पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा, शरीर को ऊर्जा मिलेगी। अगला क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत। सर पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल। ये तीसरा नंबर है ना, अधिगम के अंदर आ रहे सारे। तो पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, है ना, व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया। और पुनर्बलन के सिद्धांत, सीएल हल नाम आया, सीएल हल नाम आते ही आपके सारे सिद्धांत ध्यान में आ जाते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है सर? प्रबलन का सिद्धांत, दूसरा सरलीकरण का सिद्धांत, या सरलीकरण बोल रहा हूं सॉरी, सबलीकरण, सबलीकरण का सिद्धांत, तीसरा चालक न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत। ठीक है, चौथा नंबर सीएल हल से याद रखो सर, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया? सीएल हल ने दिया। पांचवा सिद्धांत सतत अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया? सीएल हल ने दिया। कंटिन्यूअस, सिक्वेंशियल, और साथ ही साथ में मीनिंगफुल, साथ ही साथ में मीनिंगफुल लर्निंग, ये सब सीएल हल देगा। कंटिन्यूअस मतलब पहले सिक्वेंशियल, क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध अधिगम सीएल हल, सतत अधिगम कंटिन्यूअस लर्निंग सीएल हल, और यथार्थ अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी क्या है? सीएल हल। हम पढ़ रहे हैं अब 4 दिन बाद पेपर है और मैं आज जाके हैरी पॉटर का नॉवेल पढ़ रहा हूँ, मीनिंगफुल है क्या? नहीं। तो मीनिंगफुल काम करना पड़ेगा हमको। हालांकि नोवेल पढ़ रहा हूं तो उससे भी कुछ ज्ञान मिलेगा, बट वो ज्ञान अभी के लिए मीनिंगफुल नहीं है ना। तो यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी सीएल हल दिया, और बाकी अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत तो याद रहेगा ही। तो इस स्लाइड में आपको 2-3 रचनाएं और याद हो गई। सीएल हल नाम से ही किसी भी समस्या का हल करना है। मान लो कोई वैज्ञानिक है, एडिसन बल्ब की आविष्कार कर रहा है,
तो एडिसन बल्ब की आविष्कार 10,000 बार फेल हुआ है, तब एक बार बल्ब बनाया उसने। सबसे बड़ा फेलवर और सबसे बड़ा डिस्कवरर और सबसे बड़ा वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिशन, कि 10 बार फेल हुआ तो 10,000 बार नई चीजें बना दी उसने। इतना एक्सपेरिमेंट किया कि उसके घर तक में ट्रेन बिछाई गई, पटरी बिछा, और उसके दरवाजे पे जाके स्टेशन खत्म हो जाता था। सोचो, म्यूजियम बन गया उसका लेबोरेटरी। वो था थॉमस अल्वा एडिशन। डीसी करंट भी उसने बनाया। तो भैया कोई भी काम करना है तो आपको कंटिन्यूअस काम करना है। अब उसमें आप गलतियां करोगे, एडिशन से भी गलतियां हो रही थी, तो फिर उसको क्या किया, सीक्वेंशियल किया। यही हल है ना, समस्या का हल, सीएल हल से याद रख लो कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस करेंगे, जब तक कर नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला चल रहा है। फिर गलतियां हो रही हैं तो फिर आप उसको सीक्वेंशियल कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो कि इसके बाद ये स्टेप करना है, और फिर उससे उसका मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा, बल्ब की डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो ये है हर समस्या का हल, सीएल हल। आगे से याद रह जाएगा कि नहीं? ठीक है, आपके पढ़ाने का अंदाज में पढ़ाई सरल लगने लगा। अरे धन्यवाद आपका। सरल क्या, एकदम प्यार हो जाता है पढ़ाई से। ठीक है, और सिलेक्शन तो डंकी की चोट पे उठता है। बस जुड़िए और पढ़िए, बस इतना ही बोलूंगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किताबों की भी जरूरत नहीं है, जो क्लास में होगा वही याद रख लेना बस। अब आते हैं सर, इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो सर इसने एक्सपेरिमेंट किया चूहे और बिल्ली पे। ठीक है, आवश्यकता पे बल दिया, इसलिए स्किनर के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल, मीनिंगफुल, आपका कंटिन्यूअस सारे फैक्टर को कवर कर रहा है। ठीक है, तो भैया याद रखेंगे, बात होगी बिल्ली और चूहा का। तो बिल्ली और चूहा का सिद्धांत में कौन आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, सीएल हल ना, सीएल हल। ठीक है, और स्किनर ने इसको अधिगम का बेस्ट सिद्धांत कहा। स्किनर ने इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा। तो ये पूछा जाएगा, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर के शब्दों में किसका सिद्धांत? तो सर सीएल हल का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम शब्द देखते ही आप लोग समझ गए ना? ठीक है, सामाजिक अधिगम में अल्बर्ट बंडूरा कहाँ से बिलोंग करते थे? कनाडा, जो कि अमेरिकी महाद्वीप का ही हिस्सा होता है। इन्होंने लघु फिल्म, खिलौने के प्रति व्यवहार, बच्चों के ग्रुप, व्यवहार के आधार पर परिणाम, इन सभी जीवित, जोकर और गुड्डा, मतलब जो हम समाज से सीखते हैं। समाज से हम कैसे सीखते हैं? फिल्मों के द्वारा सीखते हैं। सिनेमा, जैसे भारत में पहले संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो हम साथ साथ जैसी मूवीज आती थी, है ना? अभी आप देखो किसी भी मूवी में, या ठाकुर भानु प्रताप सिंह, सूर्यवंशम जैसी मूवी होती थी, इधर भी जॉइंट फैमिली है, उधर भी जॉइंट फैमिली है। आज के डेट में कोई भी एक सिनेमा आ जाए जिसमें जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट दिखाई दे जाए, सिंगल फैमिली, उसमें भी आज के डेट में तो ऐसा हो गया जैसे अभी रणबीर कपूर की फिल्म आई रही थी। ठीक है, कि एनिमल नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों का ही जोड़ी थी, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जी की, कि जॉइंट फैमिली में श्रद्धा कपूर रहना नहीं चाहती है, और रणबीर कपूर ये बोलते हैं कि भैया मुझे उनके साथ रहना मजबूरी नहीं है, बल्कि मुझे वो कंफर्ट लगता है। तो वो आज के समाज का नजरिया बता रहा है कि कोई भी वधु हो या वर हो, एक साथ अपना न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट। तो भैया कहीं ना कहीं सिनेमा क्या है, समाज का आईना है। तो वही चीज बोल रहे हैं, सामाजिक अधिगम। आपको किसी के समाज के बारे में जानना है, आप उसके सिनेमा से जान जाओगे। भारत में आप देखो तो मानसिक विचारधारा का प्रदर्शन कर देते हैं लोग, गूगल और क्रोम पे एक ही चीज चला चला के, सारा सबसे बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कंट्री भारत है। इसलिए भारत में आपराधिक प्रवृत्तियां खूब बढ़ रही हैं। अपने ही परिवार, अपने ही नजदीकियों के साथ भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर नहीं बात करते हैं, पर वही है कि दुख लगता है। तो इसके अनुसार अनुकरण के 4 चरण है, याद रखना। ये अनुकरण के 4 चरण वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे अगर टफ सवाल पूछेगा तो पूछ देगा, क्योंकि अभी राजस्थान ग्रेड 2 के पेपर में ये सवाल आया था, 2025 के पेपर का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2026 में अभी जनवरी के 13-14 जनवरी के आसपास भी पेपर हुआ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया। ठीक है, कि भैया अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम के अनुकरण के, अनुकरण मतलब फॉलो करना। जैसे कोई हीरोइन अच्छी साड़ी, बिंदी या कुछ ऐसा आ जाता है तो हम फॉलो करने लगते हैं। आईफोन सब क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बड़े लोग यूज करते हैं, तो हमारे अंदर भी रहता है भैया हम भी तो उतने दक्ष हैं।
तो 2 लाख 1 लाख का फोन ले लेते हैं हम लोग, फॉलो करने में तो ले रहे हैं ना, अनुकरण करने में। तो पहले आता है सर अटेंशन, मतलब हम किसी को देख रहे हैं, है ना। फिर अटेंशन के बाद आता है रिटेंशन, मतलब हम लोग धारणा बना रहे हैं। और फिर आता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और उसके बाद आता है रैन इन्फोर्समेंट। तो ये क्या है सर? ए RRR मूवी देखे हो ना, RRR मूवी, ठीक है। बस उसके सामने ए लगा देना, उसके सामने क्या लगा देना? ए। अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षण, ठीक है। मैंने देखा कि भैया ये वाली हीरोइन तो ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ये वाले हीरो के पास तो ये वाला मोबाइल है, तो हम क्या करते हैं, अब फिर उसका धारणा बनाते हैं कि बड़े लोग मतलब आईफोन लेना जरना जरूरी है। अगर मान लो मैं बढ़िया कार ना लूं या मैं बढ़िया मोबाइल ना लूं, तो समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा कि भैया हम भी समाज में प्रतिष्ठित लोगों के श्रेणी में आ रहे हैं। ये हमारी धारणा बन रखी है, फैक्ट है कि नहीं है जी? वहीं पे अगर मैं मान लो मर्सिडीज से क्लासरूम में आऊं, अच्छा पढ़ाऊं बुरा पढ़ाऊं, बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे, मर्सिडीज वाला टीचर है, ऐसा हाल हो जाता है। तो अटेंशन है पहले, फिर रिटेंशन है, धारणा बनती है, फिर आता है रिप्रेजेंटेशन, पुनः प्रस्तुतिकरण, और फिर लास्ट में आता है रन इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। तो RRR मूवी से याद रख लेना, सामने ए लगा देना, ठीक है। तो RRR ए। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रन इन्फोर्समेंट हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलिए, तो ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अधिगम में ही क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, अमेरिका से। इन्होंने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की किताब लिखी, और इनके सिद्धांत में पहला क्या आता है? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, पहले से पढ़ चुके हो। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नहीं, सक्रिय अनुक्रिया, या इसी को आप सक्रिय अनुबंध भी बोलते हो। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया तो पावलोव ने दिया था, ये क्या है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर तीसरा नंबर उद्दीप, ओहो हो, उल्टा उल्टा मैं ही कर दिया, ये RS थ्योरी है सर। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स और उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, तो RS थ्योरी क्या हो गई? RS थ्योरी, ठीक। फिर तीसरा नंबर है साधनात्मक अनुबंध। चौथा नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आजकल सवाल आ रहा है, बॉक्स थ्योरी। ये सवाल अभी रीट 2024 में भी पूछ दिया गया। बॉक्स थ्योरी किसने दिया? स्किनर ने दिया था, ठीक है। इवान पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, स्किनर के बारे में एपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। एपरेंट कंडीशनिंग, ये ऑप्टिमम कंडीशनिंग, ये कौन दे रहा होगा? ये स्किनर दे रहे होंगे। दोनों अनुबंध से, कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शास्त्रीय अनुबंध। तो अनुबंध में मैंने बोला था इवान पावलो को भी लेना और BF स्किनर को भी लेना, याद रह जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सब लोग सेशन को अपना प्यार भी देते चलिए, ठीक है। बॉक्स थ्योरी इवान स्किनर। इसका मेन एक्सपेरिमेंट किस पे चला जी? चूहा और कबूतर पे। चूहा पे 1938 में एक्सपेरिमेंट किया, कबूतर में 5 साल बाद 1943 में किया। बॉक्स लीवर था। एक्सपेरिमेंट क्या था मैं बता देता हूँ। जैसे एक चूहे को एक केज के अंदर, लीवर के अंदर रखा गया, उसमें बटन दबाने से वो लीवर खुलता था। अब चूहे के सामने रख दिया गया भोजन, बढ़िया केक रख दिया गया। चूहा बेचारा फड़फड़ा रहा है पर बॉक्स के बाहर जा नहीं पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि बॉक्स तो बंद है। चूहा इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है। कभी चूहा पिंजड़े में बंद होता है तो आपने देखा होगा क्या ही भयंकर कूदता है। इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है। अब कोशिश कर रहा है कि कैसे भी केक को पालू, पर मिल नहीं पा रहा है। कूदते कूदते अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ गया। लीवर पे पड़ते ही उसका गेट खुल गया, चूहा जाके केक खा लिया। दूसरी स्थिति ऐसी की गई कि फिर से वही लीवर, वही बॉक्स और वही फूड को और चूहे को रखा गया। इस बार चूहा को पहले जितना समय नहीं लगा, 2-4 बार इधर उधर कूदा, फिर वो समझ गया कि भैया लीवर के प्रेस होने से गेट खुलता है। तीसरी, चौथी, 5वीं बार तो ऐसा था, चूहा के सामने केक रखा गया था, मेरे से मजाक, गया पुटुक से लीवर को दबाया, गेट खुला, जाके खा लिया। तो ये है सर सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, कि कोई कार्य करेंगे तो उससे अनुबंध होगा। और वो कार्य इंसान सीख रहा है ना, चूहा सीख गया एक टाइम के बाद, और मस्त आलस के जैसा जाता था, लीवर दबाता था, गेट खोल के केक खाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट में बॉक्स लीवर, लीवर का दबना, बॉक्स का खुलना और भोजन का प्राप्त होना, ये देखते हो। तो ये सवाल पूछा जाता है बॉक्स थ्योरी। बॉक्स थ्योरी
बॉक्स लीवर एक्सपेरिमेंट स्किनर ने यूज किया था। तो चूहा पे और कबूतर पे उसने यूज किया, तो मैंने यहां लिखा था दोस्तों, चूहा कबूतर स्किनर, चूहा कबूतर स्किनर। ठीक है, चलिए याद रह जाएगा सब लोग को। ठीक है, अच्छा खरगोश पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो भैया नाम लिख ही दे रहा हूं, मेरे ख्याल से खरगोश पे थॉर्नडाइक ने किया था, देख लेंगे शायद यही सही भी हो। तो ये पूरे के पूरे ना आपको अधिगम के सिद्धांत कभी भी याद करने हैं ना, तो आप जानवरों को याद रख लो। बनमानुस मतलब कोहलर, ठीक है, कुत्ता बोले तो इवान पावलाव, बिल्ली चूहा बोले तो सीएल हल, चूहा खरगोश बोल दे, चूहा कबूतर बोल दे तो स्किनर, और खरगोश बोल दे तो थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत में स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी को, थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदला, और एसआर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, चलिए ये पॉइंट याद रखना। अब आते हैं सर सीखने का नियम। सीखने का नियम कौन है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। कहां से? अमेरिका। एनिमल ऑफ इंटेलिजेंस, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का प्रश्न है ये, साथ में ये रीट में आ चुका है, ठीक है, ये यूपी टेट में आ चुका है, सब जगह आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है। मैट्रिक्स मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। एनिमल ऑफ इंटेलिजेंस या एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के प्रणेता कौन? इवान पाउल, सॉरी थॉर्नडाइक। इनका कौन कौन सा सिद्धांत है? तो पूरे सिद्धांत आप थॉर्नडाइक मैंने नाम लिया, पिछला क्लास आपने अच्छे से देखा है, अभी जो हुआ होगा। तो थॉर्नडाइक में पूरी रचनाएं थॉर्नडाइक की बताना शुरू करो। तो सर शिक्षा ग्रहण करना है ना, ये मैंने आपको पूरा बताया था। थॉर्नडाइक की सारी रचनाओं को मैंने ट्रिक बना के आपको पढ़ा दिया था कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न भूल करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें अनुभव आएगा, तो इसी को समायोजनवाद या समायोजन का सिद्धांत बोलेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उस साइटेड हो जाएंगे पेपर के लिए, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पेपर दिलाएंगे, यूपीएससी का थ्योरी पेपर, एसआर थ्योरी पेपर दिला के सिलेक्शन ले लिए, तो नाम क्या गया? आईएएस आईपीएस लग गया, तो उसको हम बोलते हैं प्रशिक्षण का बंध का सिद्धांत, या उसी को सर्वसम प्रशिक्षण का सिद्धांत भी बोल सकते हो, या बंध अधिगम का बंध सिद्धांत बोलते हैं, और ये प्रशिक्षण का सर्वसम सिद्धांत। फिर लास्ट में क्या आता है? संबंधवाद का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके थे? थॉर्नडाइक के। तो यही सारे सिद्धांत देखो वहां पे रिपीट होके आएंगे। आ जाइए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा हमारा उद्दीपन अनुक्रिया जिसको आप एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी बोलते हो, पांचवा संबंधवाद, छठवा अधिगम का बंध सिद्धांत, फिर सातवां प्रशिक्षण का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो इसमें तो 3-4 नाम नहीं भी लिखा है, वो भी हमने बना लिया खुद से। देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया सीखने के सिद्धांत के जनक जो बोला जाएगा, अधिगम, सीखना मतलब अधिगम, अधिगम का जनक कौन? थॉर्नडाइक। आपसे पूछ दिया जाए अधिगम का जनक कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 सिद्धांत दिए, जिसको मुख्य सिद्धांत की कैटेगरी में रखा। इसमें क्या था? तो मैंने बोला तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो क्या दिखेगा? प्रभाव। तत्पर नहीं रहोगे, अभ्यास अच्छे से नहीं करोगे, तो प्रभाव दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, और उसी प्रभाव से आपका संतोष और असंतोष होगा। भाई अगर अच्छा मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन ले लोगे, तो संतोष है कि भाई पढ़े और सिलेक्शन हो गया, और नहीं पढ़ने में थोड़ी सी कमी रह गई, 1-2 नंबर से चूक गए, तो असंतोष। तो वो आपके अभ्यास पर ही निर्भर कर रहा है, तत्परता पे निर्भर कर रहा है। आज तत्पर हो जाओ तो बेहतर है, 4 महीने बाद सोचोगे कि आ जाओगे, तो भैया 4 महीने बाकी लोग बेवकूफ है, 1 लाख लोग जो बेवकूफी जैसे आपसे ये आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर गौण सिद्धांत। गौण सिद्धांत कितने थे? 5। जैसे मैंने बोला कि ऐसा इंसान जिसकी, अच्छा गौण सिद्धांत जब मैं लिखवा रहा था ना, ये ठीक, ऐसा इंसान जिसकी मनोवृत्ति कैसी हो? बहुप्रतिक्रियावादी हो। बहुप्रतिक्रियावादी। देखो जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक ऐसा इंसान है जिसकी मनोवृत्ति कैसी है? बहुप्रतिक्रिया। उसको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, आपका साइंटिस्ट भी बनना है, पति भी बनना है, ठीक है, सब कुछ एक साथ कर लेना, गणित भी पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, तो स्वाभाविक सी बात है हर काम को आधा आधा करके छोड़ेगा। ठीक है, तो आधा आधा करके छोड़ेगा, तो एक टाइम के बाद उसका कॉन्फिडेंस, कुछ भी तो कंप्लीट हुआ नहीं है जीवन में। जैसे हम लोग भी तैयारी करते हैं, अचानक से तैयारी कर रहे अचानक से कोई पोस्ट आ जाता है तो हम उधर भाग जाते हैं,
3 महीने 4 महीने उधर वेस्ट करेंगे, फिर एक पोस्ट आ जाएगा, उधर आ जाएंगे, फिर ऐसे में ना कई साल बीत गए, हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम को अगर हम समझ गए रहते तो काम हो जाता। किसी एक ही एग्जाम को जोर से पढ़ते, अब पक्का उस एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते। भाई 1 साल अगर किसी को दे दिया जाए, आपको नहीं लगता आराम से निकाल लोगे? पर वही बात है कि हम मूव करते हैं। तो जिस इंसान की मनोवृत्ति कैसी हो, बहुप्रतिक्रियावादी हो, ठीक है, मनोवृत्ति वाला बालक हो, तो हर काम को क्या करेगा, आंशिक आंशिक करेगा, और उसके कारण उसकी आत्मीयता का पतन होगा, उसका कॉन्फिडेंस घटते जाएगा, और उसके संबंधित भी उससे दूर छोड़ के नकारा आवारा निठल्ला बोल के निकल जाएंगे। तो ये था सर अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हमने कुल कितने मनोवैज्ञानिकों को देख डाला? 5 मनोवैज्ञानिक। कौन कौन से थे? पहला आप बता दीजिए। तो सर नहीं नाम याद हुआ। जानवरों का नाम बता दीजिए। पहला जानवर चिंपैंजी, किसने किया काम? कोहलर ने, गेस्टाल्टवादी थ्योरी आ गई। दूसरा जानवर आप बता दो, कुत्ता, किसने काम किया? इवान पॉलो। कई बार मनोवैज्ञानिक ना याद हो तो भैया आप उल्टा चल दो ना, उल्टा याद कर लो। तीसरा हम लोग कौन ले रहे हैं सर? तीसरा कौन था हमारा सर? बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट हुआ, चूहा बिल्ली। चूहा बिल्ली पे किसने काम किया? जल्दी से बता दो भाई, चूहा बिल्ली पे कौन काम कर रहा था? प्लीज रिप्लाई। मैं आप लोग का रिवीजन भी करा रहा हूं ना, ठीक है। कोहलर चिंपैंजी पे किया था, बनमानुस पे किया था, चूहा बिल्ली पे कौन था? अरे भाई अभी तो देखे थे सारे, इसलिए जानवरों को इधर पहले लिख दिया। तो चूहा और बिल्ली की बात हो रही है सर। सीएल हल और स्किनर ने इसको सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बोला, क्योंकि इसी सिद्धांत में समस्या का हल करना है तो क्रमबद्धता, सततता और यथार्थ, मतलब यथार्थ सतत अधिगम, क्रमबद्ध अधिगम, तीनों सिद्धांत सीएल हल ने दे दिए थे, इसलिए स्किनर ने इसको बेस्ट सिद्धांत बोला। खरगोश पे थॉर्नडाइक काम करते हैं, चूहा कबूतर पे जो बॉक्स थ्योरी है, ठीक है। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी? बॉक्स थ्योरी। बॉक्स थ्योरी, साथ ही साथ में और कौन सी थ्योरी? आरएस थ्योरी। ये दोनों स्किनर की रचना है। और वहीं थॉर्नडाइक की बात कर दूंगा तो इसने एसआर थ्योरी दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, याद रखिए, ठीक है। चलो, तो अधिगम के भी सारे सिद्धांत डन, वेरी गुड। सारे मनोवैज्ञानिक डन। अब अधिगम बुद्धि के भी सारे सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट आ जाइए सर, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में द वेरी फेमस नेम कौन? मैकडूगल। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई? सर 14 प्रकार की, ठीक है। फिर आते हैं सर सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के लिए भी जान लेना, सिगमंड फ्रायड, ये सवाल आप लोग के आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, कौन? एक इरोस और एक है थैनाटोस। इरोस एंड थैनाटोस। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या केवल कितनी है? 2 है, इरोस, थैनाटोस। इरोस मतलब जो हम जीते जी कर रहे हैं, मतलब हम जीते जी बात कर रहे हैं, प्रसन्नता है, खुश हैं, ये हमारी क्या हो गई? कैसी मूल प्रवृत्ति हो गई? ठीक है, लोगों से मिल रहे हैं, ये जीवित मूल प्रवृत्तियां हैं। मरने के बाद हमारी एक विचारधारा, जैसे महात्मा गांधी, मरने के बाद उनकी एक विचारधारा कि वो अहिंसावादी थे, वो उनकी मूल प्रवृत्ति बन गई, तो उसका नाम हम क्या बोलेंगे? थैनाटोस। बात समझ में आ गया? चलिए, ठीक। तो भैया मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में आपने 2 ही लोग का नाम लिया, सिगमंड फ्रायड जिसने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। ये याद रखना, ये शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि टफ आता है ये क्वेश्चन। मूल प्रवृत्तियों में जैसे अधिगम के अंदर तो आपने 5-6 नाम ले लिए, अभी प्रेरणा में भी आपने 5-6 मनोवैज्ञानिकों को देखा। मूल प्रवृत्ति में केवल 2 नाम याद रखना, मैकडूगल का और सिगमंड फ्रायड का, दोनों वेरी फेमस। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बता दी भाई? 14 प्रकार की। अब कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां थी, कौन कौन से संवेग थे, उसको मैं ट्रिक में अलग से पढ़ा देता हूं, ठीक है। सिगमंड फ्रायड का याद रख लेना, 2 ही है। एक जीवंत वाली मूल प्रवृत्ति, जैसे मैं जीवित हूं, ठीक है, मैं बड़े हर्ष के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ जी रहा हूं, ये मेरी क्या है? जीवित मूल प्रवृत्तियां हैं। मरने के बाद आप मुझे किस रूप में याद रखोगे? वो मेरी मृत्यु या मृत्यु मूल प्रवृत्ति में जाना। जैसे गांधी जी को हमने अहिंसावादी के रूप में याद रख लिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को हमने स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में याद रख लिया, ठीक है। अंग्रेज तो सुभाष चंद्र बोस को उस टाइम का नक्सलवादी, आतंकवादी बोलते होंगे, पर भाई वो भारत माता का सपूत जिसने अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर किया, ठीक। चलिए, तो ये मूल प्रवृत्तियां है जीवित और मृत्यु वाली। अब आते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में आप सबको पता है कि सर जो आईक्यू निकाला जाता है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो होता है। ये सूत्र किसने दिया है? ये सूत्र दिया है स्टर्न ने। ये सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने।
और इसमें 100 का गुणा करा के प्रतिशत में कन्वर्ट करके टेबल बना दिया किसने, टर्मेन ने, और मैं पूरा टेबल आपके सामने दिखा रहा हूं, यहां से एक सवाल आ जाएगा, लिख के ले लो, आ जाएगा। तो टर्मेन ने जो टेबल बनाया उसमें भैया 91 से लेके 110 तक में हम क्या थे, सामान्य बुद्धि। इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला याद रखो, ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है एक प्रश्न है, और इसको रट के रख लेना भाई, कहीं लिख लो, रोज रिवीजन करो। ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये सबको पता होता है। आपसे बोल देगा 111 से 120 वाला कौन सा बुद्धि, तीव्र बुद्धि। आपसे पूछ देगा प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, 90 से 110, ये 110 से 120, 120 से 130, 130 से ज्यादा। तो याद रखना प्रतिभाशाली, जीनियस अगर शब्द यूज किया है तो टर्मेन के अनुसार 130 के ऊपर। और भारतीय मनोवैज्ञानिक, चाहे वो आपका बैटरी वाले हो, ये जलाटा टेस्ट हो, उसमें हमेशा 140 के ऊपर लेते हैं, ठीक है। 121 से 130 तक में क्या याद रखना, प्रखर बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि, सामान्य के ऊपर तीव्र, तीव्र के ऊपर प्रखर, और प्रखर के ऊपर प्रतिभाशाली। अब आते हैं नीचे, तो मंद, मंद के नीचे अल्प, अल्प के नीचे मूर्ख, मूर्ख के नीचे जड़ बुद्धि। समझ में आया बात। तो 81 से 90 तक मंद, 71 से 80 तक अल्प, 71 से 50 तक में मूर्ख, और 50 से कम IQ रहता है तो टर्मेन कहता है भैया वो मूढ़ बुद्धि या जड़ बुद्धि आदमी है। जड़ बुद्धि बोलते हैं ना जिसका कुछ नहीं किया जा सके, हाथ ही लगाना बेकार है, ठीक है। एक है हमारी दुनिया में जिसको दुनिया ट्रम्प के नाम से जान रही है, ठीक है, वो उसको कुछ नहीं कर सकते, अपने ही दोस्त दुश्मन हो किसी में फर्क नहीं रख रहा है, जड़ है एकदम आदमी वो। अब आइए सर, अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर। अधिगम का सिद्धांत पढ़ लिए, ये अधिगम स्थानांतरण है, ठीक है। लर्निंग को ट्रांसफर कैसे करें, जैसे मान लीजिए मैं बचपन में गणित पढ़ता था अच्छे से, आज भैया मैं भर्ती की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, गणित का काम आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर। याद रखना अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के, अधिगम में स्थानांतरण कितना होता है, तो सर 3 प्रकार का है। एक है सर पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक। अब स्थानांतरण का अर्थ क्या हो गया कि पूर्व में सीखी हुई चीजें जो आपको सपोर्ट करे। आपने बचपन में क्या सीखा, मैथ्स बनाना सीखा, 10वीं तक आप मैथ्स अच्छा बनाते थे, आज आपको उसका फायदा होता है। विज्ञान आपने अच्छा पढ़ा, आप पहले से पढ़ने में मेहनत किए हो, उसका फायदा हुआ। तो पूर्व में सीखी हुई चीजें जो वर्तमान और भविष्य में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का सकारात्मक ट्रांसफर। दूसरा जो आता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं नकारात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर मतलब हमारे पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हो जिनका असर हमारे ऊपर आज वर्तमान में पड़ रहा। मान लो किसी बालिका के साथ बचपन के कार्यक्रम में कुछ घटनाएं हुई हो, किसी बालक के साथ उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया गया हो, तो वो चीज ऐसी हो जाती है ना, वो मन में बैठ जाती है, वो डर जाता है और जीवन में कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा होता है, वो उसके अधिगम को, उसके ग्रोथ को, उसके सीखने के तरीके को क्या कर रही है, नेगेटिव कर रही है, घटा रहा है। वो खुल के जी नहीं पा रहा है, शांत हो जा रहा है, बालक हो या बालिका, ठीक है, जुवेनाइल क्राइम हुआ हो, तो ये है नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो कौन सा आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का अर्थ क्या है कि ना तो सर आपको प्रमोट करेगा, ना ही आपको रेजिस्ट करेगा। मान लीजिए मैंने 10वीं में संस्कृत पढ़ा, ठीक है, आज उसका कोई उपयोग हो रहा है क्या, नहीं, और उसको पढ़ने से कोई हानि भी हुई क्या, नहीं। एक अतिरिक्त सब्जेक्ट, एक अतिरिक्त भाषा के रूप में मुझे एक ज्ञान है, पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब ना पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं है, और संस्कृत पढ़ने से कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ, उस समय नहीं पढ़ रहे थे तो नुकसान हो जाता, परसेंटेज गिर जाते हैं आपके, तो ये जीरो ट्रांसफर में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। तो ट्रांसफर के 3 तरीके हैं। अब आता है सर पहला, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कौन देगा, वुल्फ। तो या भेड़िया बन जाओगे, आपकी शक्ति, शक्ति शब्द जहां जुड़ा, क्या नाम, वुल्फ। भेड़िया से, भेड़िया को अंग्रेजी में वुल्फ बोलते हैं, तो वुल्फ याद रखना। दूसरा, समतत्व सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन दे रहा है, थॉर्नडाइक। इसी को बोलते हैं ना समतत्व का प्रशिक्षण का, समतत्व का सिद्धांत, प्रशिक्षण समतत्व का सिद्धांत, कौन दे रहा है, थॉर्नडाइक। तीसरा, अवयवी सिद्धांत, इसी को आप गेस्टाल्टवाद बोल दो। सब किसके अंदर आ रहे हैं, अधिगम का स्थानांतरण, तो गेस्टाल्टवाद अवयवी बोल दिया, मतलब गेस्टाल्टवाद मतलब वर्दीमर, कोफका और कोहलर।
द्वितत्व सिद्धांत सबको पता है, जनरल एंड स्पेशल। कौन देगा द्वितत्व बुद्धि? स्पीयरमैन। मूल्यों का सिद्धांत बचपन से याद है, मूल्यों को लोग बगले में लेके घूमते हैं, तो क्या याद रख लो? भागले। सम्मानीकरण सिद्धांत जड़। आपसे सवाल क्या बनाएगा पता है? टॉप पेपर बनाएगा तो बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अधिगम स्थानांतरण से संबंधित नहीं है। इसलिए मैं सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके दिया हूं ना आप लोग को। अधिगम के सिद्धांत में हम लोग किसको किसको देखे? अधिगम के सिद्धांत में हमने थॉरनडाइक को देखा, खरगोश पे काम किया। बिल्ली पे स्किनर काम कर रहा होगा, है ना। चूहा कबूतर पे स्किनर काम किया, है ना। क्या बोलते हैं, बिल्ली और चूहा पे कौन काम कर रहा था? सीएल हल। सीएल हल, ठीक है। अरे ये देखे थे ना हम लोग, बिल्ली चूहा पे सीएल हल। ये सारे अधिगम वाले सिद्धांत के लोग हैं। अभी प्रेरणा में हमने सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, स्किनर और विक्टम ब्रूम, इन लोग का नाम देखा था। 5 लोगों का हमने नाम देखा था। और ये अधिगम के सिद्धांत वाले 4-5 लोग हैं, जिसमें थॉरनडाइक, स्किनर दोनों में आ जाते हैं। अभी प्रेरणा में भी आते हैं और अधिगम में भी आते हैं, ठीक है। सीएल हल, इवान पावला, कोहलर, ये अधिगम वाले हो गए। और ये लोग जो हो गए, ये अधिगम स्थानांतरण वाले लोग हो गए। अधिगम स्थानांतरण वालों को भी मैंने पूरा एक साथ रख दिया। भैया ये वो चीज है ना, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छा बच्चा पूरा सीडीपी पढ़ लिया रहता है पर अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए एग्जाम में 30 में 30 लाना मुश्किल होता है। पर जो सबसे कठिन चीज है वो मैं आपके सामने ला के रख दे रहा हूँ कि भैया अब गलती मत करना, अब तो 30 में 30 लाना। कि भैया इसमें वोल्फ का नाम लोगे, थॉर्नडाइक का नाम लोगे, वर्दिमर का नाम लोगे, मतलब गेस्टाल्टवादी, स्पीयरमैन, बागले और जड़। तो आपसे सवाल बना देगा अधिगम स्थानांतरण में कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन में स्किनर डाल देगा। समझ लेना स्किनर नहीं था। था क्या? नहीं। थॉर्नडाइक था, जड़ था। अधिगम के सिद्धांत में जड़ था क्या? नहीं था। वहां 5 लोग 6 लोग थे, यहाँ अलग 5-6 लोग हैं। एक आध लोग कॉमन है, जैसे थॉर्नडाइक कॉमन हो जाता है, कोहलर कॉमन हो जाता है। कोहलर ने वहां भी सिद्धांत दिया, अधिगम के अंदर भी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट, और अधिगम स्थानांतरण में भी सिद्धांत दिया। अधिगम स्थानांतरण में 6 अलग अलग सिद्धांत है। मूल्यों का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, समतत्व सिद्धांत। अभी लेटेस्ट में पूछा गया है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। चलो एक एक चीज को अरेंज वे में आपके सामने रख दिया हूं। अब आते हैं सर मूल्यांकन, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा होता है। मूल्यांकन वाले चैप्टर में तो भैया ब्लूम टेक्सोनॉमी, विक्टर ब्लूम। मूल्यांकन के 3 प्रकार हैं। एक है सर संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावनात्मक, और तीसरा क्या है? गति मूल्य कौशल। संज्ञानात्मक में कौन कौन से आता है, इस पे सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान समझिएगा। देखिए आराम से, ज्ञान बोध, ठीक है, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग, ये निम्न मूल्यांकन में आते हैं। किस में आते हैं सर? निम्न में आते हैं। आपका ज्ञान, आपकी सोचने समझने का बोध, और आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये निम्न मूल्यांकन का स्तर है, निम्न स्तर। ये कौन सा है? ये सवाल पूछा हुआ है दुनिया भर के एग्जामों में। फिर विश्लेषण संश्लेषण मध्य स्तर में आते हैं। किस में आते हैं? मध्य स्तर। तो ये सवाल बना देगा मूल्यांकन में निम्न स्तर में कौन सा शामिल है। एक बार टेट के पेपर में भी आया है, सीटेट में तो कई बार आया है। और उच्चतम स्तर कौन सा है? तो भैया उच्च स्तर में हम लोग मूल्यांकन को लेते हैं। और ये कौन सा पक्ष है? कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक पक्ष है। ऐसा भी सवाल बना सकता है कि सर मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष का, ये एप्लीकेशन पे डाउनलोड होगा मेरे दोस्त, इसका जो पीडीएफ रहेगा ऐप के ऊपर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो भैया पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है, और आप लोग को रिस्पॉन्स डाल देगा, तो पता करना पड़ेगा। हाँ रिस्पॉन्स तो नहीं था संज्ञानात्मक, वो भावनात्मक का था। संज्ञानात्मक में कौन कौन सा रहेगा? तो सर ज्ञान रहेगा, बोध रहेगा और अनुप्रयोग रहेगा। ये निम्न स्तर में आते हैं। जहां पर विश्लेषण संश्लेषण आएगा मध्य स्तर हो जाता है, और मूल्यांकन उच्च स्तर पे आता है। ये सवाल बनता है, ठीक है। फिर आता है सर भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष में क्या क्या चीजें रहेंगी भाई? तो भैया जिसमें भावनाएं जुड़ी हों, जैसे आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो, अरे किसी इंसान को ही अपने जिंदगी में ग्रहण कर रहे हो, भले वो इंसान कैसा रहे बाद में पता चले, ग्रहण कर रहे हो, उससे जुड़ रहे हो, एक भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हो ना। रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई, सबको रिस्पॉन्स करते हो क्या? जिससे लगाव होता है, परिवारजन्य होते हैं, भावनाएं होती हैं, आदमी उसी को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है।
अवमूल्यन कर रहे हो, मतलब किसी की बातों से आप प्रभावित हो रहे हो। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, धोखा दे रहा है, प्रेम कर रहा है, उससे आप प्रभावित किससे होगे? जब आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े रहोगे। नहीं जुड़े रहोगे तो भाई कौन प्रेम कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, क्या लेना देना। विचारण, किसी के बारे में सोचते भी हो, भावनाओं के कारण सोचते हो। किसी के चरित्र का भी जो निर्माण होता है वो भी किस आधार पे हो रहा है? भावनाओं के आधार पे हो रहा है। भावनाएं हैं तो इंसान में चरित्र अच्छी बनी रहेंगी, भावनाएं नहीं रही उस इंसान के प्रति तो भैया बदल जाती हैं चीजें। फिर आता है सर गति कौशल, जिसको हम लोग साइकोमोटर के नाम से जानते हैं। इसमें एक्टिविटीज आएंगी। मोटर का मतलब क्या होता है? गतिशीलता। जैसे आप सामाजिक कुशलताएं हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हो, भूखे को खाना खिला रहे हो, वृक्षारोपण कर रहे हो, है ना, नाली शहर सफाई स्वच्छता करा रहे हो, तो इसमें आपको काम करना पड़ रहा है, इसलिए कौशल के अंदर आएगा। तो ये मोटिव सेक्शन है। सामाजिक कुशलता आ जाएगी, यांत्रिक कुशलता मैकेनिकल है, गणितीय कुशलता, भैया गणित सॉल्व करोगे तब तो गणितीय कुशलता है, मतलब मोटर वाला आ रहा है ना, कौशल आ रहा है। भाषाई कुशलता, ठीक, और सांस्कृतिक कुशलता। तो मूल्यांकन में ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये 3 सेक्शन बनाया गया मूल्यांकन का: भावनात्मक, संज्ञानात्मक और गतिकी कौशल। और उससे भी मैंने डिटेलिंग से आपको बता दिया कि भावनात्मक में कौन कौन रहेगा, संज्ञानात्मक में कौन कौन रहेगा, गतिक में कौन रहेगा। अब मूल्यांकन वाला चैप्टर भी आपने नहीं पढ़ा होगा, एमसीक्यू आपका इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा। मतलब 10 मिनट 5 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा एक चैप्टर का थ्योरी खत्म करा दिया। अधिगम इतना बड़ा चैप्टर है, अधिगम स्थानांतरण इतना बड़ा चैप्टर है। देखिए हमने थोड़ी सी थ्योरी में सारा खेल खत्म कर दिया कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक और का जीरो ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण में। अधिगम के प्रकार में तो भैया वो कर्व भी बनते हैं, अवतल कर्व, उत्तल कर्व, समतल कर्व और मिक्स कर्व। ठीक है, वो अलग बात हो जाती है। अब आते हैं मापन। मापन में क्या क्या चीजें हैं भाई? तो मापन में इसकी अगर विशेषताएं देखी जाए और प्रकार देखा जाए और स्तर देखा जाए, तो प्रकार में तो 2 ही प्रकार है, मानसिक और भौतिक। विशेषताओं में सर, मापन के द्वारा आप आंकिक निरीक्षण कर पाते हो। जैसे हमको मेजर करना है कि कक्षा 10वीं के 40 बच्चे हैं, उसमें कौन बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, तो आप क्या करोगे सर? उनका टेस्ट लोगे, तिमाही छमाही, और उसमें जो बच्चा टॉप रैंक पर आता है वही बोलते हो कि भैया ये बच्चा सबसे अच्छा है, उसको अलग अटेंशन मिलता है। तो आंकिक निरीक्षण। दूसरा, भविष्यवाणी मापन के द्वारा संभव है क्या? कोई बच्चा 10वीं में राज्य में प्रथम आया है, वो जीवन में भी बेहतरी करे, जरूरी है क्या? भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना कि यही अच्छा है। अरे 99% कोई लेकर आया, पढ़ लिख के आईएएस भी बन गया, फिर भी जरूरी है कि वो अच्छा ही अधिकारी बने? पता चल रहा है भ्रष्टाचार फैला रहा है। ठीक है, तो भविष्य का मापन मूल्यांकन या मापन के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा, साक्ष्यों का एकत्रीकरण है कि भैया 6 विषय थे, 5 विषय थे, 500 नंबर के पेपर में बच्चा 490 लाया, उसका मापन हो रहा है ना, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। मापन केवल एक साधन है, साक्ष्य नहीं है। ठीक है, मापन क्या है? एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। चौथा पॉइंट, मापन सीमित क्षेत्र में होता है। अब विराट कोहली खेल के क्षेत्र में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में अच्छा है, ठीक है, नितिन जैन पढ़ाई में अच्छा है। नितिन जैन का नाम इसलिए लिया बिकॉज अ बॉय नेवर कम सेकंड, उस जिंदगी में कभी सेकंड आया ही नहीं है। 10th सीबीएसई रैंक 1, 12th सीबीएसई रैंक 1, आईआईटी जेई रैंक 1, एआईट्रिपल रैंक 1, ठीक है, यूपीसी पीईटी के एग्जाम रैंक 1, ठीक है, 4 साल इंटर आईआईटी रैंक 1, ऑल इंडिया वर्ल्ड साइंस ऑफिसर साइंटिफिक पेपर रैंक 1 एट द एज ऑफ 22। अ बॉय नेवर कम सेकंड, नितिन जैन। ठीक है, याद रखिए, मूवी बननी चाहिए उसके ऊपर, हकीकत बता रहा हूं मैं। स्पष्ट विचार का अभाव रहता है और पाठ्य वस्तु केंद्रित रहती है। क्या? मापन। मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैंने विज्ञान कितना अच्छा पढ़ा, संस्कृत कितना अच्छा पढ़ा, पर वो स्वाभाविक सी बात है, वो साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, उससे मेरी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा है सर, मापन के प्रकार में मानसिक और भौतिक है। स्तर में सर नामित होता है, क्रमिक होता है, अंतराल होता है और अनुपातिक स्तर में लिया जाता है। ठीक है। अब कुछ टीचिंग मॉडल्स, इसलिए भी बच्चे पूछते हैं हमेशा, तो मैं सारे टीचिंग मॉडल भी आपके सामने रख दे रहा हूं। ठीक है। पहला टीचिंग मॉडल कौन दे रहा है? ब्रूनर के द्वारा दिया जा रहा है। इसको हम लोग संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, मतलब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कैट। क्या बोलेंगे? कैट। टीएटी मेथड, सीएटी मेथड, आपका आईबीटी मेथड, ये सब पूछा जाता है। तो भैया कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट,
टीचिंग मॉडल किसने दिया? कैट मॉडल ब्रूनर ने दिया, याद रख लेना। डेविड आसुबेल सबको पता है, अग्रिम संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइज टेस्टिंग मॉडल, संगठन बोल दिया ना, ठीक है। तो भैया OTM किसके द्वारा है? ऑर्गेनाइज टीचिंग मॉडल, डेविड आसुबेल। ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था, BTM दिया था। महात्मा गांधी, भारत के लिए बोला जाए बेसिक बुनियादी शिक्षण महात्मा गांधी, और बाहर के लिए पूछा जाए तो गांधी की जगह ग से गांधी, ग से ग्लेजर याद रख लेना। भारत में बुनियादी शिक्षण किसने दिया? महात्मा गांधी। ग से गांधी, ग से ग्लेजर, याद रह जाएगा। तो दुनिया में कौन दिया? ग्लेजर ने दिया, ठीक है। फिर आता है सर STM मेथड, जिसको सिंथेटिक टीचिंग मेथड के नाम से जानेंगे। कौन दे रहा है? गार्डन दे रहे हैं, एक्चुअल में गार्डनर रहा होगा मेरे ख्याल से, देख लेना, ठीक है। फिर आता है मेमोरी लेवल टीचिंग मॉडल, स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान। तो भैया मेमोरी को किसने दिया है? स्पेंसर ने दिया है। और फिर आता है सर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये मेमोरी लेवल है रटंत विद्या पर, और ये अंडरस्टैंड बौद्ध स्तर शिक्षण प्रतिमान मैरिसन ने दिया है। किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है, ठीक है। ये आप लोग के टीचिंग मॉडल्स भी हो गए। अब ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं एक साथ इकट्ठा। आप सर कुछ सिंड्रोम भी पढ़ा देता हूँ। 5 प्रकार के प्रमुख सिंड्रोम हम लोग को पढ़ने रहते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के प्रमुख सिंड्रोम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें सिंड्रोम में कुल कितने प्रकार पढ़ने हैं? 5 प्रकार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 5 में से सिंड्रोम कैसे बनता है? सिंड्रोम एक्चुअल में है क्या? सर सिंड्रोम जो है अनुवांशिक विकार है। पहली बात तो ये बात समझिए, ये अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम की संख्या के घटने या बढ़ने के कारण होती है। सिंड्रोम क्या है मेरे मित्र? अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम की संख्या के बढ़ने या घटने के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। आप मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई आराम से समझना। क्रोमोसोम एक मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़े, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। माता की ओर से 23 आते हैं, पिता की ओर से 23 आते हैं, कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारे सारे अनुवांशिक घटनाएं, विशेषताएं, गुण धर्म सब इन क्रोमोसोम की संख्या पर ही निर्भर करता है। इनमें याद रखना कि भैया 4 प्रकार ऐसे हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होगी। जिनमें क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र। एक ही ऐसा है, एक प्रकार ऐसा है 5 में से जिसमें क्रोमोसोम की संख्या में कमी होगी, और उसमें कितना क्रोमोसोम होगा? 45 गुणसूत्र होंगे। और दोस्त इसको याद रखना कि वो क्रोमोसोम वो कौन है? तो वो है टर्नर, वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एकमात्र ऐसा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती है, बाकी 4 में बढ़ती है। अब आपसे सवाल पूछता है कहां पर त्रिगुणता होती है? 13वें पे होती है कि 18वें पे होती है कि 21वें पे होती है? सवाल वो बनता है, टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इस स्लाइड में पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे सर डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में कहां पर गुणसूत्र में त्रिगुणता हुई है मेरे भाई? 21वें गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र पे? 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणता हो गई है। 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो गए हैं जी? 47। और ऐसे बालक कैसे होते हैं सर? मंद बुद्धि होंगे, अल्प आयु वाले होंगे, 20 साल से ज्यादा जी भी नहीं पाते, 20-22 साल मैक्स टू मैक्स, ठीक है। चेहरा मंगोलों के जैसा दिखेगा, और मंगोलियन बेवकूफी के नाम से जाना जाता है। इनकी मानसिक क्षमता भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, और अपने आसपास पड़ोस में आप लोग इस प्रकार के बालक देखते भी होंगे। एक जैसे भोकलू जैसा दिखते हैं उन लोग, मुंह खुला रहेगा, चेहरा बड़ा सा रहेगा, और एक जैसी, अभी एक आमिर खान की मूवी आई थी सितारे जमीन पर, तो सितारे जमीन पे आप जितने एक्टर देख रहे हैं सब एक जैसे दिखते हैं। वो लोग क्या है? डाउन सिंड्रोम के शिकार है बच्चे। सितारे जमीन पर डाउन सिंड्रोम के ऊपर बनाई गई है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है बच्चों की जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी, सोचो कितनी बड़ी आबादी है, ठीक है। इसका PDF एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा बैचेस के अंदर, और जो टेट के बैच है उसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसलिए इसे मंगोलियन बेवकूफी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? डाउन सिंड्रोम समझ में आया? कौन से गुणसूत्र में त्रिगुणता? 21वें में, ठीक। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, एकमात्र सिंड्रोम है जिसमें 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब एक बात समझो, 45 गुणसूत्र हो गए मतलब कि सीधी सी बात है गुणसूत्रों में कमी है, तो आपका सेक्स हार्मोन कम हो चुका है। इसका मतलब आप माता पिता नहीं बन पाएंगे।
मतलब महिलाएं बांझ कहलाएंगी और पुरुष नपुंसक कहलाएंगे। तो ऐसे पुरुष और महिलाएं क्या होती हैं? नपुंसक और बांझ होते हैं। ठीक है। तो वो, और देखो, कोई मेडिकल साइंस इसको ठीक नहीं कर सकता। जो सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम अलग चीज है और लर्निंग डिसेबिलिटी अलग चीज है। मतलब सिंड्रोम जो है अनुवांशिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो ठीक की जा सकती है। सिंड्रोम अनुवांशिक है, उसमें कोई मेडिकल साइंस चेंजेस नहीं ला सकता। कोई डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बालक 50 साल की उम्र तक जी जाए संभव नहीं है। बहुत रेयर टू रेयर 20-22-25 साल की उनकी आयु रहती है। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में अगर पुरुष नपुंसक है तो भैया दुनिया की ताकत उसको, हाँ आप चाइल्ड अडॉप्ट कर लो, बात अलग है। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, ये इसमें ऐसा है कि इसमें गुणसूत्र में कहीं भी त्रिगुणता होने की चांस है। जरूर नहीं है कि 13वें पे हो कि 18वें पे हो, कैसा भी हो, रैंडम कहीं भी। इसमें भी 47 होने, क्योंकि 4 में तो बढ़ना था ना, तो इसमें भी 46 की बजाय कितने गुणसूत्र होंगे? 47। एक ही में तो घटता है, किसमें? टर्नर में। बाकी सब में तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और यह निश्चित नहीं है कि जोड़े की त्रिगुणता कहां पर हुई है। मतलब 1 से लेकर 23 तक गुणसूत्र में कहीं भी ट्रिप्सोमी हो जाएगी, त्रिगुणता हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेडली एडवर्ड सिंड्रोम। कौन से गुणसूत्र में इसकी त्रिगुणता हो रही है? 18वें गुणसूत्र में। ठीक है। और सामान्यतः ऐसे बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं। बहुत खतरनाक है। ठीक है। जन्म से ही बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, या 10% तक के बच्चे 1 साल से ज्यादा जी ही नहीं पाते हैं। तो कितना जानलेवा है। कोई भी मेडिकल, कितना भी आप अमीर घर में पैदा हो, इससे आप इलाज करा ही नहीं सकते। ठीक। और लास्ट आता है सर पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, उसमें दिक्कत होगी, हार्ट में दिक्कत होगी, मतलब बोलते हैं ना दिल में छेद है बच्चे के। ठीक है। तो ऐसे गुणसूत्र में बच्चों की हृदय की समस्या है, हाथ पैर की अतिरिक्त अंगुलियां पाया जाना, जैसे ऋतिक रोशन का है, रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याएं होती हैं, और ऐसे बच्चे भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये 5 टाइप के सिंड्रोम थे। चलो एक शॉर्ट नोट में बना देता हूं। ठीक है। सिंड्रोम, सब लोग साथ में आ जाइए। सिंड्रोम क्या है? तो एक बार में हम लोग समझ लिए सर, अनुवांशिक विकार है। अब क्या ये विकार को ठीक किया जा सकेगा? कभी नहीं, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं होता है। अब अनुवांशिक विकार में हमने बताया कि भैया पहला कौन था? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक। यहां पर हम लोग को बताना है गुणसूत्र कहा, जहां पर त्रिगुणता होती है। गुणसूत्र जहां पर क्या हुई है? ट्रिप्सोमी हुई है, त्रिगुणता हुई है। मतलब भाई 2 की जगह एक और जुड़ गया ना, 3 हो गए। 23 जोड़े थे, अभी एक और जुड़ जाता है। तो भैया कौन से में त्रिगुणता होती है? डाउन सिंड्रोम में। शॉर्टकट में इसको बस याद रखो, 21वें जोड़े पे, 21वां जोड़ा। 23 जोड़े होते हैं हमारे, 46 गुणसूत्र, तो 21वें जोड़े में हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। फिर पटाउ सिंड्रोम। ये सवाल क्योंकि पूछता है ना, जो पूछता है उसी के हिसाब से मैं टेबल बना रहा हूं। चौथा कौन होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और पांचवा और आखिरी, इसको अलग कर दे रहा हूं। क्यों अलग कर दे रहा हूं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या घट गई है। ठीक है। इसको टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। चलो बताते जाओ भाई। एडवर्ड सिंड्रोम में कहां पर? 18वें गुणसूत्र में। पटाउ सिंड्रोम में भाई चेक कर लो, गड़बड़ मत कर दो। अभी तो मैंने बताया, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र में, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र। और सबसे खतरनाक कौन सा? एडवर्ड। बच्चा जन्म से ही मृत पैदा होगा, नहीं तो 1 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। और पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? जी जाते हैं बच्चे, बट अतिरिक्त उंगलियों के साथ, या रीढ़ से हड्डियों से समस्या, बोन मैरो में, या जन्म से ही अपाहिज रहेंगे, या हृदय में छेद रहेगा, ये सब की बीमारियों से वो बच्चे
ग्रसित रहेंगे। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के क्लास में आपको भी पता है हमने हर पहलू पे काम कर दिया। हमने पूरे मनोवैज्ञानिक आपको बता दिए, हमने आपको पूरे के पूरे कहना चाहिए उनको याद करने का ट्रिक्स बताया, अधिगम के सिद्धांत के सारे मनोवैज्ञानिक एक साथ रखे, बुद्धि वालों को एक साथ रखे, अभिप्रेरणा वालों को एक साथ रखे, अधिगम स्थानांतरण वालों को हमने एक साथ रखा, ठीक है, बुद्धि परीक्षण वालों को एक साथ रखा, सारे ऑपरेशंस को बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन मिड डे मील, ऑपरेशन सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन जो भी आपका एनसीएफ था, यशपाल समिति, ऐसे एनईपी छूट गया। एनईपी कब आया? 2020 में आया, ठीक है। कौन सी समिति? कस्तूरी रंगन समिति, इसरो के हेड थे कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो वो भी पूरा हमने एक साथ देखा। साथ में सिंड्रोम में आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूं। अब अगले एक सेशन और ले लूंगा जिसमें आप लोग के लर्निंग डिसेबिलिटीज को कवर कराऊंगा। साथ ही साथ में बुक्स लिस्ट जो आप डिमांड करते हैं वो आ जाएगा। अच्छा, आज की क्लास में हमने मूल्यांकन वाला पार्ट भी पढ़ लिया, इवोल्यूशन वाला, मापन वाला पार्ट भी पढ़ दिया। तो मुझे लगता है कि एक पूरा थॉरो शॉर्ट रिवीजन के लिए, अगर कोई बच्चा पहली बार भी सीडीपी पढ़ रहा होगा तो एंटायर सीडीपी अब उसकी मुट्ठी में है, और जो रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए तो भैया ब्रह्मास्त्र रहा होगा। मजा आया कि नहीं? ठीक है, चलिए। अरे एक वीडियो की बात नहीं है, मैं तो इतना बोलता हूँ कि भैया अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में कंटेंट क्वालिटी उस स्तर का मेंटेन किया जा रहा है, भैया क्लास से जुड़िए। हर एक विषय जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, मैं इतना बोलूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भैया मध्य भारत में भी जहाँ हिंदी बोली जाती है, हमारी टीम सबसे बेहतर और सबसे सुसज्जित टीम है। बेहतर काम करने के लिए जानी जाती है, ईमानदार मेहनत के लिए, और रिजल्ट इसलिए बच्चे रिकॉर्ड बनाते हैं। पटाउ सिंड्रोम में मैंने बताया कौन से गुणसूत्र पे? 13वें गुणसूत्र पे। और अगर बात होगी क्लाइन फिल्टर, तो भैया यहाँ भी त्रिगुणता होनी है, बट एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इस वाले पे होगी उस वाले पे होगी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? 45 गुणसूत्र होता है, 46 की जगह क्या होता है? एक घट जाता है। क्या हो जाता है? 46 होने चाहिए, एक घट गया, 45 गुणसूत्र हो गए, ठीक। तो ये था आप लोगों का पूरे के पूरे सिंड्रोम, ठीक। चलो और देखो, अब आ जाते हैं सर प्रमुख कथन और उनके मनोवैज्ञानिक, ठीक है। नहीं, वो मैम को बुला लीजिए। तो प्रमुख कथन और उनके मनोवैज्ञानिक जो है, ये वाला सेक्शन, साथ ही साथ में आपका जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, इसको भी मैं याद कराना सिखाऊंगा। और जो हमारा बुक लिस्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वो भी होगा। और ये जो पूरा सेशन में कराया हूँ, इन सब पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। बट आज काफी समय हो चुका है और बाकी के भी टीचर्स की भी क्लासेस हैं, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। बाकी अगले कुछ दिनों में ही आप लोग ऐसा रिवीजन कैप्सूल आपके पास मौजूद रहेगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ सर, पढ़ाई हुई, जोरदार हुई। मजा आया कि नहीं आया? बस इतना बता दीजिए भाई, ठीक है। लर्निंग का भी, अरे लर्निंग तो पूरा ही मैंने समझा दिया है यहाँ पे। बाकी लर्निंग का पूरा पूरा अपलोड होगा भाई, एप्लीकेशन पे जाइए, पूरा सीक्वेंस में। लर्निंग को हमने 2-3 चरण में पढ़ा है एप्लीकेशन पे। लर्निंग परीक्षण मतलब अधिगम स्थानांतरण, अधिगम परीक्षण, अधिगम के सिद्धांत, बांट बांट के एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारी चाहत ये रहती है कि एग्जाम में एक सवाल ऐसा ना बने जो मेरे स्टूडेंट्स के पढ़े हुए से ना आए, ठीक है। चलिए, तो आज के सफर को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। और जुड़े रहना, मिलते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और सेशन को जो पार्ट बच गया है उसको भी हम कवर करेंगे। एमसीक्यू भी मैं अटैच कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है सच में, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में पैसे बचाते हो, गलत करते हो, ठीक है। एक तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज जाती है, तो भी सिलेक्शन लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्लास से जुड़ जाओ। सच में अगर आप लोग को अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो, ठीक है। जीतना है, जीत फाउंडेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।